तो आज की वीडियो में रिव्यू करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड को और ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड को। साथ ही में थोड़ी बातें करेंगे अबाउट नेदरलैंड्स वर्सेस बांग्लादेश एंड हरभजन's absurd controversy with the DRS calls. And finally we'll talk about Madrid's win over Barca and City's win over United. So let's begin. तो भाई काफी ज्यादा एक्शन पैक्ड वीकेंड रहा है आज एंड मैं बहुत खुश हूँ इस वीकेंड से। नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द मैचेस, क्योंकि सारे मैचेस भी काफी अच्छे हुए थे। इंडिया इंग्लैंड ले लो, मैनचेस्टर डार्बी अच्छा हुआ, एल क्लासिको अच्छा हुआ, मेरी प्रेडिक्शंस भी काफी सही हो गई हैं। द सेकंड थिंग विच आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इज कि सारे मैचेस टाइम से खत्म हो गए। वरना फुटबॉल के मैचेस चलते हैं रात को 2:30-3 बजे तक। फिर हम लोग 3-4 बजे शूटिंग करते हैं, फिर सुबह तक एडिटिंग करने बैठते हैं और नींद हो ही नहीं पाती है। राइट। तो हाँ, वो अच्छी चीज़ थी। बट हाँ भाई, काफ़ी सरप्राइजिंग कुछ रिजल्ट्स भी लगे मुझे और काफ़ी डोमिनेटिंग कुछ रिजल्ट्स भी लगे। चाहे वो सरप्राइजिंग हो कि नेदरलैंड्स हो जो कि बांग्लादेश के अगेंस्ट एक और अपसेट क्रिएट कराए, एल क्लासिको हो जहाँ पे रियाल मैड्रिड ने एकदम से कमबैक कर लिया। ऑल इज इट रियली अ सरप्राइज एट दिस पॉइंट। एंड कुछ डोमिनेटिंग चीज़ें जैसे कि इंडिया, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड बहुत ही थ्रिलिंग मैच था। एक सिटी डोमिनेटिंग सरप्राइजिंग हरभजन सिंह जो कंट्रोवर्सी हुई उसका नहीं बातें करनी है। बट लेट्स स्टार्ट ऑफ विद न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बिकॉज ये भी एक बहुत काफ़ी थ्रिलिंग मैच मुझे लगा एक। एंड व्हाट आर योर इनिशियल थॉट्स अबाउट दिस? बिकॉज माइंड जिनको नहीं पता है, ये वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का हाईएस्ट स्कोरिंग गेम रहा है। बेसिकली इसका मतलब ये है कि अगर आप दोनों इनिंग्स का टोटल ऐड कर दें तो इससे ज़्यादा रन किसी भी वर्ल्ड कप मैच में नहीं बने आज तक। राइट। व्हाट डू यू थिंक? मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि धर्मशाला में मैच था, प्लस ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है सेना कंट्रीज जिनको ऐसी कंडीशंस पसंद होती हैं। तो एक जो आइडियल जो प्रॉपर मैच हो सकता है इन दोनों के बीच में, जो कि इन दोनों की स्ट्रेंथ्स को कवर करता, वो धर्मशाला में ही होता बेसिकली। तो दिस वाज द रीजन व्हाई आई वाज क्वाइट फायर्ड अप फॉर द मैच एंड आई थिंक इट टोटली डिलीवर्ड ऑन दैट, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैच था। ऑस्ट्रेलिया भी मतलब ऑलमोस्ट 400 पहुंचने वाली थी, प्लस ट्रैविस हेड अभी आ रहा था, तो उसका भी देखना था कि क्या मैचअप बनता है उनका, कैसे वो लोग केमिस्ट्री बैठती है, कैसा परफॉर्म करता है वो। उसने भी आती आग लगा दी भाई साहब टूर्नामेंट में। फर्स्ट एवर वर्ल्ड कप गेम इन हिज करियर एंड 100 मार दिया। राइट। एंड आई थिंक ये ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की जो राइवलरी रही है ना वर्ल्ड कप्स में, थोड़ी अंडररेटेड है, स्पेशली इन द लास्ट डेकेड और सो। मुझे लगता है वर्ल्ड कप में वन ऑफ द बेस्ट गेम्स हमें देखने को मिले हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड में, स्पेशली इन द 2015 वर्ल्ड कप। तो आई वॉज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग सम फायर क्रैकर्स इन दिस गेम एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग था टॉस के टाइम पे बिकॉज न्यूजीलैंड टॉस जीत के बॉलिंग करती है। इट वॉज नॉट अ सरप्राइज, मॉर्निंग गेम है तो सुबह सुबह थोड़ी ठंडी हवा होती है, स्विंग का चांस होता है, थोड़ी डैम्पनेस होती है पिच पे, तो इट मेड सेंस टू बोल फर्स्ट। एंड दोनों टीम्स के लिए एक इंटरेस्टिंग चेंज था काफ़ी। चैपमैन जो है न्यूजीलैंड का, उसकी काफ निकल थी अपेरेंटली, तो उसको हटा दिया था और जेम्स नीशम उसके जगह पे आ गया था, जो कि काफ़ी बड़ा रोल रहा उसका मैच में अल्टीमेटली। एंड उसके वजह से 6-7 बॉलिंग ऑप्शंस भी बन गए न्यूजीलैंड के। बट टॉकिंग अबाउट ऑस्ट्रेलिया, ट्रैविस हेड वापस आया, सीधा टीम में आ गया वापस। राइट। एंड बाहर कैमरून ग्रीन हुआ, लाबुशेन बाहर नहीं हुआ। ये चीज़ मुझे पर्सनली जची नहीं थोड़ी सी। आई थिंक लाइक आइदर वन ऑफ स्टोइनिस ऑफ कैमरून ग्रीन को खेलना चाहिए। अभी स्टोइनिस का भी काफ निकले इसलिए वो खेल नहीं पाया। बिकॉज वेरी ऑनेस्टली स्टीव स्मिथ और लाबुशेन एक टीम में नहीं खेल सकते एज पर मॉडर्न स्टैंडर्ड्स। लाइक प्रॉपर टेस्ट बैट्समैन है दोनों ही, मतलब वो स्ट्राइक रेट उतनी लेवल पे नहीं लेके जा पा रहे। एंड वो चीज़ काइंड ऑफ एक्सपोज हुई है, मैं उसको कवर करूंगा मिडिल ओवर्स में। ओके। बट स्टार्ट की बात करते हैं। दिस वॉज एन अनरियल स्टार्ट फॉर श्योर। वर्ल्ड कप का हिस्ट्री का सेकंड हाईएस्ट स्कोर इन द फर्स्ट पावर प्ले है बेसिकली, पहले के 10 ओवर्स में। आई एम क्यूरियस टू नो कि हाईएस्ट स्कोर किसने बनाया, इससे ज्यादा किसने बनाया भाई। तो आई वुड लव फॉर द लिसनर्स, अगर आपको पता हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। 118 रन बनाते हैं ये लोग पहले के 10 ओवर में। एंड ट्रैविस हेड तो चलो उसकी तो बात करेंगे ही करेंगे, 100 मारी है बंदे ने। बट डेविड वार्नर ने जिस तरीके से बैटिंग करी है, राइट, इट वॉज नॉट इवन लाइक ही वॉज टेकिंग अ लॉट ऑफ रिस्क। जैसे कि ट्रैविस हेड वॉज दैट गाय जो कि अग्रेसर था, कि वो जो है स्टेप आउट करके रन्स मार रहा है, रिस्की शॉट्स मार रहा है। वार्नर की बैटिंग वॉज जस्ट प्योर क्लास इन माई ओपिनियन भाई। जिस तरीके से उसने फील्ड को मैनिपुलेट करा है, अपने शॉट्स को इतनी अच्छे तरीके से प्लेस करा है गैप्स के अंदर कि रिस्क भी ना लेना पड़े लेकिन बाउंड्रीज भी आ जाए। एंड उसकी फिटनेस तो इतनी तगड़ी है कि वो सिंगल्स और डबल्स बहुत अच्छे लेता ही लेता है। आई थिंक बहुत ज़्यादा एग्जेम्पलरी इनिंग्स थी ये किसी भी यंग लेफ्ट हैंडर के लिए जो कि परस्यू कर रहा है क्रिकेटर बनने का। आई थिंक ओडीआईज में ऐसी इनिंग्स मॉडर्न डे में चलनी चाहिए भाई, मतलब इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक तो अगर ऑस्ट्रेलिया का फॉर्म में आना था तो बेसिकली वार्नर का फॉर्म में आना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था।
एंड मतलब आई वुड से कि he should be disappointed he did not get 100. हाँ right. I think he should have scored 100, but personally very happy because सचिन का रिकॉर्ड इंटैक्ट है. So but like on the brighter side I think भाई 37 कुछ का है वो, still going so strong, still one of the best openers in ODI cricket for sure भाई. मतलब वार्नर, प्रॉब्ली डिकॉक एंड रोहित शर्मा, ये टॉप 3 अभी मुझे इस वक्त लग रहे हैं. और आई कांट रियली पॉइंट आउट एंड समवन, क्योंकि मलान एंड बेस्टो हैव नॉट बीन गुड राइट नाउ. तो एंड बाकी टीम से भी आई डोंट थिंक उतनी फायर पावर है अप टॉप. तो ये सबसे 3 एंटरटेनिंग और डोमिनेटिंग ओपनर्स मुझे लगते हैं. एंड वार्नर एट द एज ऑफ 37 फिर भी रिलेवेंट होना बहुत बड़ी बात है भाई. आई थिंक अ वंडरफुल इनिंग्स यार. बोल्ट वगैरह को तो जिस तरीके से न्यूट्रलाइज करा है, बोल्ट, लोकी फर्गुसन, मैट हेनरी, मतलब मुझे लगा था पहली बार मैंने इस वर्ल्ड कप में लोकी फर्गुसन, वो केकेआर वाला लोकी फर्गुसन देखा, जो कि एक्चुअली में पिटाई खाता है, वरना तो भाई 3-3 विकेट ले रहा था. राइट. तो क्रेडिट टू डेविड वार्नर यार, बहुत मजा इनिंग्स देख के. बट ट्रेविस हेड पे आते हैं बिकॉज वार्नर इवेंचुअली आउट हो गया था. ट्रेविस हेड वाज द वन हु वाज कंटिन्यूइंग विद द इनिंग्स. पहले के 10 ओवर में हमने कहा 118 रन बनते हैं, बट इसके बाद ना हम देखते हैं एकदम से डिप आता है. ठीक है. एंड मिचेल मार्श यहाँ पे बैटिंग करने के लिए आता है. आई थिंक मिचेल मार्श डिड नॉट हैव अ गुड गेम. ही वाज रियली स्ट्रगलिंग टू अप द एंटी बिकॉज सिंगल रोटेट करने की जो आर्ट है ना, वो मुझे वहाँ पे लैकिंग लग रही थी थोड़ी सी. बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड अगर आप एकदम से आकर ही पावर हिटिंग ना कर पाओ, बट एटलीस्ट आप स्ट्राइक रोटेट करने चाहिए ताकि वो 100 के आसपास का मार्क आपको स्ट्राइक रेट का लगा रहे और रन ड्राई अप ना हो. बट मिचेल मार्श उस चीज़ में अनसक्सेसफुल था और इसी के चलते हुए प्रेशर बिल्डअप होने लग गया, विच इज़ वाई ही काइंड ऑफ थ्रू अवे हिज विकेट अल्टीमेटली. ट्रेविस हेड का मैं कहूँगा अगले के 10 ओवर में वो 1-2 चांसेस बना के देता है कैचेस के पोटेंशियल. एक मिच सैंडनर को बहुत टफ कैच मिला था, ग्लेन फिलिप्स को भी कैच मिला था. बट वही है कि ये सब टफ चांसेस होते हैं एंड समझ में आता है अगर ना भी हो तो. राइट. बट ट्रेविस हेड ने जिस तरीके से 100 मारी है, हम लोग जैसे शुभमन गिल की बात कर रहे थे कि जब डेंगू से आएगा तो कैसे परफॉर्म करेगा. इट इज़ काइंड ऑफ लाइक दैट ओनली. और यहाँ पे उसकी और ज़्यादा लंबी इंजरी रही है. ही कुड नॉट प्ले द सीरीज अगेंस्ट इंडिया जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप. और जिस तरीके से उसने अडेप्ट करा है, हाउ वुड यू रेट हिज इनिंग्स? भाई आई थिंक उसने मारे भी कुछ ऐसे 150 प्लस के स्ट्राइक रेट से मारी है उसने 100. तो इधर वे वो जो ओडीआई क्रिकेट में हम लोग कहते हैं कि स्पेशली अगर वो ओपनिंग कर रहा है, कि अगर आपको एक स्ट्राइक रेट फास्ट स्ट्राइक रेट से भी खेलना हो प्लस आपको रन भी बनाने हैं, जो कि हमारी तरफ से रोहित शर्मा कर रहा है. एंड इन डूइंग दैट उसने सेंचुरी भी मार दी अपने ट्रेविस हेड ने, प्लस इतना टाइम बाद आया. तो दिस इज अ मेजर बूस्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया. एंड ऑस्ट्रेलिया जिस फॉर्म में अभी चल रही है उसमें ये चीज़ ऐड ऑन ही करती है फायर पावर. तो आई थिंक कि इट इज़ वेरी स्कैरी फॉर द अदर टीम्स राइट नाउ कि एक बंदा आया था जो कि इतना टाइम से मिसिंग था, और उसने आते ही इतना तगड़ा खेलना स्टार्ट कर दिया. एंड मेन बात पता है क्या है यहाँ पे, अब मैं स्मिथ और लाबुशेन वाले टॉपिक पे आता हूँ. बिकॉज पहले के 10 ओवर में 118 रन बनते, बट अगले 20 ओवर में, जबकि मतलब बाय द एंड ऑफ द 30th ओवर इनके 230 रन से 3 विकेट गिर चुके थे. मतलब कि 10th to 30th ओवर तक जो 20 के 20 ओवर हैं, इसमें कुल मिलाकर 112 रन बने. और पहले के 10 ओवर में 118 रन बन चुके थे. तो यू कैन ऑब्जर्व द डिप इन द रेट. ऑफ कोर्स आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप हर ओवर में 10 रन मार रहे होगे गोइंग फॉरवर्ड भी. थोड़ा डिप तो नेचुरली आता ही है इतनी अच्छी स्टार्ट के बाद, बट इतना ज़्यादा डिप आने का रीज़न वही था. स्टीव स्मिथ अल्टीमेटली गॉट आउट वेरी चीपली once again बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू पुश हिज स्ट्राइक रेट. इंटरेस्टिंगली सबका विकेट अभी तक ग्लेन फिलिप्स नहीं लिया हुआ था. अ गाय एंड ग्लेन फिलिप्स ने अल्टीमेटली 10 ओवर पूरे अपने कोटा के डाले. आज तक इसने अपने क्रिकेटिंग करियर में कभी भी ओडीआईज में 10 ओवर नहीं डाले थे. ओ भाई साहब. तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस उसने करके दी है. काफी इकोनॉमिकल भी था. काफी इकोनॉमिकल था. तो काइंड ऑफ लाइक जडेजा फॉर इंडिया ऐसा लग रहा था मुझे. तो फुल क्रेडिट टू ग्लेन फिलिप्स यार. ऑन हिज डे ही जेन्युइनली टर्न्ड अप विद द बॉल. बहुत अच्छा लगा देखकर. बट हम देखते हैं कि जैसे ही 30 ओवर खत्म होते उसके जस्ट एक ओवर बाद ही लाबुशेन का भी आते ही कैच ड्रॉप हो जाता है डायल मिचेल से, थर्ड मैन पे. एंड यू काइंड ऑफ वंडर कि ये लोग स्ट्रगल तो कर रहे हैं फॉर श्योर. अल्टीमेटली लाबुशेन भी आउट हो ही जाता है. एंड यही मेरी प्रॉब्लम है स्पेशली फॉर लाबुशेन. नाउ दैट ट्रेविस हेड आ चुका है तो उसको बेसिकली नंबर 4 पे बैटिंग करने को नहीं मिलेगा, नंबर 5 पे बैटिंग करनी पड़ेगी. उतना नीचे बैटिंग करना और आप इतना स्लो खेल रहे हो अगर, इज इट रियली गुड फॉर द टीम? राइट. क्योंकि हम लोग कई सारी टीम्स के साथ ही देख रहे हैं ना कि आप स्ट्राइक रेट को लोअर नहीं कर सकते. इनफैक्ट क्रेडिट टू केएल राहुल बिकॉज वो भी सेम पोजीशन पे बैटिंग करने आता है इंडिया से, बट ही नोज हाउ टू रोटेट द स्ट्राइक, जिससे कि जब भी वो पावर हिटिंग करनी शुरू करे ओवरऑल स्ट्राइक रेट उसकी ऑटोमेटिकली 100 के ऊपर चली जाएगी. बिकॉज ऑल दिस लॉन्ग ही वाज टेकिंग क्विक सिंगल्स, क्विक डबल्स, तो स्ट्राइक रोटेट करते जा रहा था. डू यू थिंक लाबुशेन को आगे खेलना चाहिए गोइंग फॉरवर्ड?
सी आई थिंक कि एक तो स्टीव स्मिथ वाला भी काफ़ी बड़ा डिलेमा था, बट ऑब्वियसली ही स्टीव स्मिथ, तो ऐसे ही तो ड्रॉप नहीं कर सकते उसको। लाबुशिन को लेके मैं स्टार्टिंग से थोड़ा स्केप्टिकल हूँ कि इज ही रियली दैट प्लेयर जो कि ओडीआई टीम में आ सकता है। अभी तक तो यही रीज़न लग रहा था कि भाई ट्रेविस हेड अभी गया हुआ है इसलिए लाबुशिन को खिला रहे हैं, बट नाउ दैट ही इज बैक आई डोंट थिंक सो कि नंबर 5 पे आपका ऐसा बैट्समैन होना चाहिए जो कि इस स्ट्राइक रेट से खेल रहा हो, स्पेशली गिवन कि ग्लेन मैक्सवेल जैसा बैट्समैन अभी नीचे वेट भी कर रहा है। राइट। सो ऑल्दो मतलब मेरा ओपिनियन अभी यही है कि ऑस्ट्रेलिया का जैसा लाइनअप है, जैसा सेटअप है, गिवन कि पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क भी बैटिंग कर लेते हैं थोड़ी बहुत, इतनी डेप्थ है आपके पास, तो यू शुड बी लीनिंग टुवर्ड्स जो इंग्लैंड का जो टेम्पलेट है। आई थिंक वहाँ पे लीन करेंगे तो बेटर रहेगा, बिकॉज आई विल टेल यू व्हाट, यहाँ पे अगले 10 ओवर में भी कुछ 60-65 रन ही आते हैं। आई थिंक 292 रन थे इनके 40 ओवर्स में, ठीक है, और 5 विकेट गिर चुके थे, स्टिल दे स्कोर्ड 388 रन। एंड ये भी मैं उसको भी कवर करूंगा बिकॉज 388 की जगह 410 भी हो सकते थे आराम से। राइट। तो यहाँ पे ये वही दिखाता है कि आपके 5 विकेट गिरने के बाद भी अगर आप आखिरी के 10 ओवर में 90-100 रन मार पा रहे हो तो आपकी बैटिंग डेप्थ कितनी अच्छी है और कितनी क्वालिटी की है। तो देन डू यू रियली नीड समबडी और मे बी 2 ऑफ दीज पीपल जो कि इतना स्लो खेल रहे हैं बीच में, एंकर कर रहे हैं इनिंग्स को। आई गेट वाई एक ऐसा बंदा होना बहुत ज़रूरी है, एंड स्टीव स्मिथ गेट्स दैट रोल फॉर श्योर। बट लाबुशेन जो कि ओरिजिनली आपके प्लान्स में भी नहीं था, उसको आप प्रेफरेंस दे रहे हो। ऑल्सो ही डज नॉट रियली बोल वेल एज अपोज टू समबडी लाइक स्टॉइनिस या कैमरून ग्रीन, एंड ट्रेविस हेड अब आ ही चुका है, तो स्पिनर्स की कमी उतनी तो नहीं होगी, खलेगी तो नहीं उतनी। तो डू यू रियली वांट लाबुशेन? आई वुड क्वेश्चन दैट पर्सनली, मुझे समझ में नहीं आई वो चीज़। बट आखिरी के 10 ओवर की बात करते हैं, बिकॉज हम देखते हैं एकदम से ही एक्सेलरेशन स्टार्ट हो जाता है आउट ऑफ नोवेयर। जॉश इंग्लिश होता है वहाँ पे, ग्लेन मैक्सवेल होता है और पैट कमिंस, ये 3 प्लेयर्स लीड करते हैं जो चार्ज बनते हैं आखिरी के 10 ओवर में। बिकॉज आई थिंक 387 या 386 पे इनके 6 विकेट गिरे थे, और फिर सिर्फ 1 रन और बनता है और 4 विकेट गिर जाते हैं। ओ भाई, इतना गंदा डाउनफॉल है। एंड बोल्ट ने एक ही ओवर में 3 विकेट ले लिए थे लास्ट में आके। क्रेडिट टू हिज यॉर्कर्स भाई, मतलब ही वाज बैंग ऑन, डिड नॉट रियली हैव अ गुड गेम इससे पहले ओवरऑल। इससे पहले अंटिल दैट पॉइंट वाज नॉट रियली हैविंग अ ग्रेट गेम, बट लास्ट ओवर में आके उसने अपनी डेथ बॉलिंग को प्रूव करके दिया यार। इट वाज गुड टू सी। बट जिस तरीके का डाउनफॉल हुआ है इनका, इनफैक्ट मैं नोट भी किया था, हाँ 387 फॉर 6 थे लोग, और फिर सिर्फ 1 रन और बनाया और 4 विकेट गिर गए भाई, ऑल आउट ही हो गया 388 पे। दिस वाज काइंड ऑफ showing us कि they could have easily scored 20-30 runs more. I think 410 रन बन सकते थे आराम से यहाँ पे, जो कि although I would also say कि ये चीज़ it almost costed them the game, because almost हार ही गए थे ये लोग, 4-5 रन से जीते ultimately. तो it is a concerning factor for them, which is why once again you don't want to kill that run rate in the middle overs. तो but ये इनिंग्स जो थी ना ऑस्ट्रेलिया की, मुझे ऐसा लगा था इट वाज सच एन एग्जेम्पलरी ओडीआई इनिंग्स इन माई ओपिनियन, कि स्टार्ट बहुत ही पावर पैक्ड रहा, फिर थोड़ा स्लो एक मिडिल फेज रहा जहाँ पे बॉलिंग टीम ने कम बैक करा, फिर एंड के आखिरी के 10 ओवर में दोबारा बैटिंग टीम ने डोमिनेट करा, और लास्ट में आके दोबारा बॉलिंग टीम ने एकदम से ही चीज़ें पुल बैक कर ली। तो बोथ द टीम्स वर इन द कॉम्पिटिशन, एंड ओडीआई क्रिकेट की यही ब्यूटी है, देयर इज इनफ टाइम फॉर एवरीबडी टू कॉन्ट्रीब्यूट इन सम वे। तो इसके बाद ऐसा होता है भाई कि 388 रन इनके बनते हैं, 389 का टारगेट बना था। एक हिस्टोरिक चेस चाहिए थी, बिकॉज इतनी बड़ी चेस रेयरली हम लोग देखते हैं, स्पेशली इन द वर्ल्ड कप्स। तो न्यूजीलैंड जब बैटिंग करने के लिए आती है, वो इंटेंट मुझे दिख रहा था, बट ऑस्ट्रेलिया की जो ब्रिलियंस थी ऑन द फील्ड वहाँ पे, एटलीस्ट इन द फर्स्ट 10 ओवर्स, बिकॉज ये भी थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ है, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। पहली बात तो जो हेजलवुड और मिचेल स्टार्क का जो कॉम्बिनेशन था, हेजलवुड द बॉलर एंड मिचेल स्टार्क द फील्डर, जो कि फाइन लेग पे खड़ा हुआ था, शॉर्ट फाइन लेग पे। कॉनवे का तो बेहतरीन कैच पकड़ लिया भाई, मतलब आउट ऑफ नोवेयर, एंड कॉनवे कुछ कर भी नहीं सकता था उसमें। उसके बाद ही यंग का भी कैच पकड़ लेता है वहाँ पे, यंग एक एज मारता है, और वही थर्ड मैन पे खड़ा हुआ था, उसने कैच पकड़ लिया था। आई थिंक फर्स्ट पावर प्ले के बाद न्यूजीलैंड वाज श्योरली ऑन द बैक फुट। इनफैक्ट अगर मैं टोटल डिस्कस करूँ, 73 रन थे और 2 विकेट गिर चुके थे। अब 73 रन सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है भाई, 7 से ऊपर की रन रेट चाहिए, मतलब अच्छी चल रही है। बट द फैक्ट इसके टारगेट 388 का है, आपको ऑलमोस्ट 8 रन पर ओवर मारने हैं। दिस इज द प्रॉब्लम व्हेन यू आर चेजिंग सच हाई टारगेट्स, कि अगर आप 70-75 रन भी मार रहे हो ना 10 ओवर के फेज में, वो भी काफ़ी नहीं है एज कंपेयर टू द रिक्वायर्ड रन रेट। तो टारगेट ही इतना ज़्यादा हो सकता है कि आप कभी भी कंप्लेसेंट पड़ ही नहीं सकते बीच में। तो वो प्रेशर बहुत बड़ी बात होती है, इसीलिए बैटिंग पहले करने का ओडीआईज में इतना फ़ायदा होता है, अगर आप बड़ा स्कोर खड़ा कर दो तो।
बट इसके बाद हम लोग देखते हैं जैसे आई थिंक जैसे हमने इंडिया के मैच में देखा था ना, जब ये रचिन रविंद्र एंड डैरेन मिचेल ने इनिंग्स को रीबिल्ड करना शुरू किया था, एग्जैक्टली वही हमने यहाँ पे देखा था। रचिन रविंद्र once again भाई, what an innings by him. So do you actually think that he's find out the tournament? For me he is the वो जो young player of the tournament जो कहते हैं ना, जो भी होता है, अगर ऐसा अवार्ड एग्जिस्ट करता है वर्ल्ड कप्स में तो आई थिंक वो बंदा है right. फॉर श्योर। फाइंड द टूर्नामेंट फॉर श्योर फॉर मी, बिकॉज मैंने तो इतना नहीं फॉलो करा था रचिन रविंद्र को इस वर्ल्ड कप से पहले, सो आई एम वेरी क्यूरियस। आईपीएल में देखने को भी नहीं मिला था भाई अभी तक। अब होपफुली अब केकेआर ले लेगा तो क्या ही बात है भाई। बट द पॉइंट इज कि हाँ भाई, ही वॉज स्टेलर, एब्सोल्युटली स्टेलर। एक जगह से इनिंग्स को बचा के रखा हुआ था, बिकॉज दूसरे एंड से हम देखते हैं डैरेन मिचेल भी आउट हो जाता है, ग्लेन फिलिप्स अपना विकेट थ्रो अवे कर देता है अजीब तरीके से काफ़ी, टॉम लेथम आउट हो जाता है, तो इट वॉज ओनली रचिन रविंद्र जिसके शोल्डर्स पे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वहाँ पे, और काइंड ऑफ आई थिंक पुल ऑफ कर भी लिया था। वही बात थी ना कि मतलब अगर मैं ब्रेक डाउन आप लोगों को बताऊं, बाय द एंड ऑफ द 30th ओवर 208 रन बन चुके थे इनके, ठीक है, और 3 विकेट गिरे हुए थे। बाय द एंड ऑफ द 40th ओवर इन लोगों के जो है 292 for 5 हो चुका था। सो बेसिकली इट इज राउंड अबाउट द सेम जो कि ऑस्ट्रेलिया का भी था उस फेज में, उनके भी शायद 292 रन ही थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ एग्जैक्टली सेम टोटल था। 40th ओवर के एंड पे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों सेम नोट पे थे, बट डिफरेंस ये था कि ऑस्ट्रेलिया के पास नीचे पैट कमिंस भी था और नीचे मिचेल स्टार्क भी था, ऑल दो से रन नहीं मारे। यहाँ पे डिफरेंस क्या था, एंड और दूसरे एंड पे वहाँ पे मैक्सवेल जैसा बंदा था या फिर जॉश इंग्लिश जैसा बंदा था। यहाँ पे रचिन रविंद्र था जो कि एक नया बंदा है, अभी 23-24 साल का ही है, तो पहली बार वर्ल्ड कप खेल रहा है, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, एंड दूसरे एंड पे सैंडनर के बाद ज़्यादा कोई बैटिंग करने के लिए था ही नहीं। एंड आई थिंक वही चीज़ कॉस्ट कर गई इन लोगों को, बिकॉज जेम्स नीशम से तुम कितना भी एक्सपेक्ट कर लोगे, बंदा एकदम से आके मैच जिता दे रेयरली होता है। आई नो ट्रैविस हेड ने वो चीज़ करके दिखा दी, बट तुम हर किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते है। ऑल्दो वांट टू से काफी क्लोज आ गया था नीशम उसके, क्योंकि अल्टीमेटली 50 तो उसने भी स्कोर करी थी। अच्छा, आई वुड आर्ग्यू कि आखिरी ओवर में जिस स्टेज पे आ गई थी न्यूजीलैंड, जब वो 5 वाइड्स चले गए थे, आई थिंक दे शुड हैव वन इट, बिकॉज फुल टॉस मिस करी अल्टीमेटली नीशम ने। एंड वो फुल टॉस क्यों मिस करी है, बिकॉज ही वॉज आउट ऑफ टच, क्योंकि ही वॉज नॉट हैविंग रेगुलर गेम टाइम। अब एकदम से टीम में आके ऐसी बॉल्स को कन्वर्ट करना प्रेशर सिचुएशन में इतना आसान नहीं होता है। आई थिंक जिस तरीके की स्टार्क ने बॉलिंग करी है लास्ट ओवर में, इट वॉज नॉट वेरी गुड, मतलब ही कुड हैव इजीली लॉस्ट द गेम फॉर ऑस्ट्रेलिया। एंड स्टार्क को बाय द वे कोई रिस्पेक्ट नहीं मिली इस बार न्यूजीलैंड से, कुछ 80-90 कुछ रन खाए उसने 9 ओवर में। आई थिंक पहला वर्ल्ड कप मैच था जिसमें उसने विकेट नहीं लिया, वही पहला एवर वर्ल्ड कप मैच इस करी जिसमें उसने एक भी विकेट नहीं लिया हो, तो स्ट्रीक टूट गई, विकेट टेकिंग उसकी स्ट्रीक जो थी। द पॉइंट इज जो उनका सबसे थ्रेटनिंग बॉलर था उसको उन लोगों ने रिस्पेक्ट नहीं दी बिल्कुल भी, विच इज वेरी कमेंडेबल कि उन लोगों ने दे पुश्ड ऑस्ट्रेलिया बैक एंड ट्राइड टू हर्ट देम वेयर इट एक्चुअली हर्ट्स, कि मतलब आपका जो मेन ट्रम्प कार्ड था हमने उसको नलिफाई कर दिया, अब आप क्या कर सकते हो। बस द ओनली प्रॉब्लम वॉज कि स्पिनर्स के अगेंस्ट लालच में आके ग्लेन फिलिप्स वगैरह ने जो विकेट थ्रो कर दिया अपना, अगर वो टिक गए होते साथ में, आई थिंक न्यूजीलैंड वुड हैव बीन इन अ मच बेटर पोजीशन। बिकॉज आखिरी 2 ओवर में भी आई थिंक 32 रन रह गए थे, अगर 1-2 विकेट और हाथ में होते ना तो जेम्स नीशम भी उस लिबर्टी के साथ खेल पाता कि भाई मैं भी छक्का मारने जाऊंगा, आउट हो गया तो बंदे हैं पीछे, बट क्योंकि वो नहीं थी इसीलिए लास्ट ओवर में आई थिंक 18-19 रन रह गए थे। एंड ऑल्दो वही वंस अगेन आई वुड से कि वो सेकंड लास्ट बॉल पे जब वो रन आउट हुआ अल्टीमेटली, वो एक्चुअली में छक्का हो सकता था जो फुल टॉस थी वो, बट दैट इज हाउ क्रिकेट वर्क्स यार, मतलब इट इज नॉट ईजी टू कनेक्ट इवन अ लूज डिलीवरी इन अ प्रेशर फिल्ड सिचुएशन। ऑल एंड ऑल इफ वी सम अप दिस गेम, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया बाय द वे अब न्यूजीलैंड जितने ही पॉइंट्स पे आ चुकी है, सिर्फ रन रेट का फर्क है। तो एंड न्यूजीलैंड का अगला मैच साउथ अफ्रीका से, अगर वो मैच हार जाते हैं 3-0 हो जाएगा, और जितना जो हमने प्रेडिक्ट करा था एग्जैक्टली इंडिया के मैच से पहले कि पीपल आर काइंड ऑफ दे लाइक न्यूजीलैंड डिजर्व्स ऑल द रिस्पेक्ट, बट डोंट फॉरगेट कि इनके 3 बहुत ही इजी मैचेस हुए थे। जो 3 इजीएस्ट मैचेस थे वर्ल्ड कप के, इन्होंने तीनों लगातार खेले थे पहले 4 मैचेस में, और इसीलिए वो जो है 3 इनकी इजी विक्ट्रीज काइंड ऑफ आई हुई थी। जो बड़ी टीम्स है ना उनसे अब इनके लगातार मैचेस चल रहे हैं, और उनमें से 2 ये हार चुके हैं। अभी साउथ अफ्रीका से अगला मैच है, फिर इंग्लैंड से भी होगा। ऑल द इंग्लैंड तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम क्या ही है भाई, क्या ही कहूँ मैं। न्यूजीलैंड इंग्लैंड तो पहला ही मैच था, सॉरी पाकिस्तान की पाकिस्तान को, अब पाकिस्तान भी मैं क्या ही कहूँ भाई, बट द पॉइंट वाला भी इजी मैच निकला भाई। हाँ, अगर आप साउथ अफ्रीका से हार जाते हैं तो फिर आपको एक भी मैच हारने का वो नहीं है, चांस नहीं है, फिर आप 3 मैचेस हार चुके होंगे। ऑन दी अदर हैंड ऑस्ट्रेलिया आर पीकिंग एट द राइट टाइम। अगला मैच आई थिंक इनका शायद इंग्लैंड से होगा या फिर जिससे भी है,
द पॉइंट इज इवन इंग्लैंड इज नॉट लुकिंग वेरी Exactly, स्ट्रॉन्ग हाँ. एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक ऑस्ट्रेलिया तो रौंद देगी भाई इंग्लैंड को, जैसा भी चल रहा है फॉर्म. अगर ऑस्ट्रेलिया एक और अच्छा मैच जीत ले, आई थिंक उसके बाद इन लोग को फिर वो अफगानिस्तान वगैरह भी खेलने को मिलेंगे, एंड आई वुड बैक देम टू विन अगेंस्ट अफगानिस्तान विद ऑल डू रिस्पेक्ट. तो इन्होंने जो टफ फेज है ना वर्ल्ड कप का, वो काइंड ऑफ निकाल लिया, जस्ट लाइक इंडिया. राइट. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में से कौन ऊपर फिनिश करता है, बिकॉज अगर इंडिया टॉप पे आने वाली है तो इन दोनों में से जो फोर्थ आएगा उन्हीं से मैच होगा हमारा, तो वो मजा आएगा देखने में. व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन? आई थिंक जेन्युइन चांस ये भी कि क्या पता सेकंड आ जाए भाई ऑस्ट्रेलिया. साउथ अफ्रीका हारे तो साउथ अफ्रीका, क्योंकि लाइक मैं कह रहा हूँ कि क्या पता हार जाए साउथ अफ्रीका हमसे, बट इवन नेक्स्ट मैच जो है साउथ अफ्रीका अगेंस्ट न्यूजीलैंड वो भी काफी टफ होने वाला है. तो इट्स नॉट लाइक कि साउथ अफ्रीका के भी सारे इजी मतलब मुश्किल गेम्स. आई थिंक साउथ अफ्रीका के साथ वो नेट टू नेट वाला बेनिफिट बहुत ज्यादा है. हाँ ट्रू, इसलिए शायद वो नहीं आएगी नीचे. हाँ मे बी क्योंकि लेवल भी हो जाते हैं पॉइंट्स, तो आई थिंक दे विल बी डूइंग रियली वेल. बट द क्रेजी थिंग इज कि कितना तगड़ा पीक किया ऑस्ट्रेलिया ने एकदम सही टाइम पे. ऑनेस्टली इट वाज काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड एज वेल. ऑल्दो वुड यू से कि जैसा स्टार्ट किया था इतने डोमिनेंट फोर्स की तरह ये लोग वापस आएंगे, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन के लोग वापस आने वाले यार हमने उस टाइम में पॉडकास्ट में भी कहा था कि इनके पहले के 2-3 मैच सबसे मुश्किल रहे सारी टीम्स में से. पहले ही साउथ अफ्रीका से मिल गया, सॉरी इंडिया से मिल गया, फिर साउथ अफ्रीका से मिल गया. स्टार्टिंग के 2 मैच भाई, और क्या तुम लोगे यार. टॉप 2 टीम्स जो अभी हैं उनमें से पहले 2 मैच हो गया आपका. तो इट वाज वेरी रिएक्शनरी ऑफ एवरीबॉडी टू थिंक की, और उसके बाद से एक भी मैच नहीं हारे वो लोग. तो ठीक है, समझ में आती है बात अगर ऐसा होता भी है तो. एंड उसके बाद पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को तो हरा ही दिया है, अब सिर्फ इंग्लैंड ही रहती है एक बड़ी टीम. उसके बाद इनफैक्ट आई एम श्योर, हाँ यार इसके बाद दोनों इजी मैचेस हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. एक अफगानिस्तान से, एक और किससे, बांग्लादेश से शायद. नेदरलैंड से तो हो चुका है ना. हाँ बांग्लादेशी तो बची मेरे ख्याल से. हाँ, right. तो यार बांग्लादेश भी नेदरलैंड से हारी है भाई. तो मतलब आई वुड बैक ऑस्ट्रेलिया टू विन बोथ द गेम्स. अगर इंग्लैंड के बाद अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश, आई वुड बैक देम टू विन ऑल 3 एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. तो अगर इफ दे हैव लॉस्ट, सपोज दे हैव वन 7 आउट ऑफ 9 गेम्स, और वो पहले 2 मैचेस पहले जो हारे थे वो पहले 2 ही थे, तो 7 मैच अब लगातार जीत रहे हो. क्या तगड़ा कमबैक हो रहा है आपका. ऑन दी अदर हैंड न्यूजीलैंड के लिए थोड़ा ट्रिकी है. अभी पाकिस्तान बची है, अभी साउथ अफ्रीका बची है, देखना पड़ेगा भाई क्या होता है. ऑल्सो कि किस फ्रेम ऑफ माइंड से आप अल्टीमेटली सेमीज में जाते हो. क्या न्यूजीलैंड डाउन होते हुए जा रही है, मोमेंटम कैसा है. हाँ, और ऑस्ट्रेलिया एकदम अप होते हुए जा रही है. तो देखने में मजा आएगा. बट नाउ लेट्स मूव ऑन टू बांग्लादेश वर्सेस नेदरलैंड्स. थोड़े से इनके बारे में जल्दी से बातें कर लेते हैं, बिकॉज I was not originally planning to talk about them, but जो अपसेट हो गया थोड़ा बहुत तो डिस्कस करना बनता है. देखो भाई, यहाँ पे नेदरलैंड्स ने पहले बैटिंग करी थी एंड काफ़ी गंदा स्टार्ट रहा था आई वुड से, बिकॉज पहले 3 ओवर में 2 विकेट गिर चुके थे इनके. ठीक है, बांग्लादेश को बाय द वे यहाँ पे ईडन गार्डन से पहला मैच था ये, एंड काइंड ऑफ शेमफुल जिस तरीके से बांग्लादेश हारी है. आई थिंक दे डोंट हैव एनी एक्सक्यूज. राइट, पहले 3 ओवर में आपने 2 विकेट ले लिए नेदरलैंड्स के. ठीक है, उसके बाद भी एक पेशेंट एक पार्टनरशिप बनती है उनकी. बरेसी करके इनका एक प्लेयर है, उसके साथ पार्टनरशिप थोड़ी बहुत बनती है, बट 90-95 रन पे दोबारा 3 विकेट गिरी जाते हैं एंड 20 ओवर हो चुके थे तब तक. ठीक है, तो बहुत हाई स्कोरिंग गेम नेदरलैंड्स की तरफ से नहीं होने वाला था. बांग्लादेश शुड हैव रिस्ट्रिक्टेड देम टू अ मच लोअर टोटल. उसके बाद 150 होते होते और विकेट्स गिर जाते हैं. मतलब मैं बहुत ज़्यादा इसमें वो नहीं करूँगा, क्या कहते हैं, इलैबोरेट नहीं करूँगा. बट द पॉइंट इज, जो यहाँ से मेरा टेक अवे था मिडिल ओवर्स में, बांग्लादेश की फील्डिंग इतनी खराब थी भाई. इफ दे वांटेड टू, दे वुड हैव इजीली रिस्ट्रिक्टेड नेदरलैंड्स टू अंडर 200. ओके, इफ नॉट फॉर देयर शिटी फील्डिंग. ये फील्डिंग का सीन क्या है भाई, हम लोग काफी टीम से देख रहे हैं मैसअप करते हैं. धर्मशाला में जो आता है उसको हटा दो, वो एक्सेप्शन है. धर्मशाला ग्राउंड ही एक्सेप्शन है. बट पाकिस्तान हो गई, बांग्लादेश हो गई, ये सब कॉन्टिनेंट टीम्स में क्या हो रहा है एग्जैक्टली? व्हाट डू यू थिंक, क्या कैसे परफॉर्म कर रहे हैं लोग भाई? आई थिंक क्या पता कुछ मे बी जस्ट बिकॉज कि नेदरलैंड्स वापस अच्छी पार्टनरशिप बना रही थी, तो क्या पता थोड़े प्रेशर में आ गई है बांग्लादेश. ऑल्दो दैट शुड नॉट बी द केस एक्चुअली में, क्योंकि अभी नेदरलैंड्स और बांग्लादेश का हम लोग लेवल देखें तो यूर माइल्स अबव भाई नेदरलैंड्स. तो इतना कुछ प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए. पाकिस्तान तो चलो जानी जाती है इस चीज़ के लिए, बट वो भी कोई एक्सक्यूज नहीं है ना, ऑब्वियसली एक्सक्यूज नहीं है, बट मतलब आई थिंक एवरीबॉडी इज यूज्ड टू इट. तो कुछ ऐसा सीन नहीं है. बांग्लादेश कर रही है तो हाँ भाई थोड़ा सरप्राइजिंग तो सरप्राइजिंग है. एंड माइंड उसके बाद एडवर्ड्स उनका कैप्टन है, उसने फिर से 50 मारी भाई. ही डिड रियली वेल अगेंस्ट साउथ अफ्रीका एज वेल. एंड यहाँ पे कैच पता है क्या है, 185 रन पे इनके 7 विकेट गिर चुके थे नेदरलैंड्स के. अब 3 विकेट बचे हैं आपके, आखिरी के 3 बॉलर्स हैं. आइडियली आपको 200 के अंदर ऑल आउट कर देना चाहिए, 210 में भी. 230 रन बन गए भाई यहाँ से. 229, 220, 230 जितने ही बना था.
क्रेजी एफर्ट बाय द लोअर मिडिल ऑर्डर या फिर द टेल ऑफ नेदरलैंड्स, जो कि हमने काइंड ऑफ देखा था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका एज वेल, कि जो इनका आखिरी के 4-5 जो बैट्समैन हैं वो इतना अच्छा खेल रहे हैं, प्रॉब्ली द स्ट्रॉन्गेस्ट टेल राइट नाउ एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंसेज। एंड बांग्लादेश ने यहीं पे गेम रुइन कर दिया मेरे लिए, बिकॉज ऑल्दो 230 रन ही थे, वो भी चेज हो जाने चाहिए आराम से आइडियली, बट जिस तरीके का स्टार्ट इन्होंने करा है ना, अगर मैं उसकी बात करूं जरा, 2 जल्दी इनके विकेट गिर जाते हैं, एंड स्पेशली कॉलिंग आउट लिटन दास है, रिवर्स स्वीप मार के आप कॉट बिहाइंड हो रहे हो। आई नो आपकी टेम्पटेशन है कि आप नीदरलैंड से थोड़ा लाइटली ले लो टीम को, बट आप इतना इररिस्पॉन्सिबली आउट हो जा रहे हो, जो आपको पता आपकी टीम अच्छे फॉर्म में नहीं है, आप स्टार्ट ही इतने गंदे नोट पे कर रहे हो कि आप क्या ही कर सकते हो। और उसके बाद जो हम कोलैप्स देखते हैं, मतलब इट वाज शैम्बल्स। 50-60 रन पे इनके 3-4 विकेट गिर चुके थे भाई, एंड उसके बाद तो मुझे याद है कि महमूदुल्लाह और मेहदी बैटिंग कर रहे थे, 5-6 विकेट गिर चुके थे 90-80 रन पे, लिटरली तो पता था गेम खत्म होने वाला है यहाँ से, बट महमूदुल्लाह बीइंग द गुड परफॉर्मर फ्रॉम बांग्लादेश, आई थिंक अभी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट अच्छा खेला था, इंडिया के अगेंस्ट भी अच्छा खेला था, यहाँ पे भी ही वॉज ट्राइंग डिसेंटली वेल, बट मेहदी जिस तरीके से रन आउट होता है, फिर मतलब इतना कैजुअली आप भागते भागते रन आउट हुए हो, डज इट रियली होल्ड वेल इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स? क्या आप ऐसी परफॉर्मेंस, ऐसा एटीट्यूड लेके आप दिखा सकते हो जब आपकी टीम इतने उसमें है, डिस्ट्रेस में है इतना? मुझे बहुत अनप्रोफेशनल लगी वो चीज़। ये तो व्हाट वुड यू से अबाउट शाकिब अल हसन, क्योंकि अभी कुछ न्यूज़ आई थी कि वो बीच में ढाका चला गया था एकदम से। वेरी अनप्रोफेशनल बाय शाकिब अल हसन। कैप्टन है भाई, कैप्टन कैसे कर सकता है सब चीज़ें? ये मुझे जेन्युइनली समझ में नहीं आता कि किस बेसिस पे वो अकेले ढाका चला गया वापस मैच के बीच में ब्रेक लेके, दोनों मैचेस के बीच में, स्पेशली जब आप कैप्टन हो तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई चीज़। एंड वी हैव अपलॉडेड हिम फॉर हिज प्रोफेशनलिज्म अगेंस्ट तमीम इकबाल। हाँ राइट, बट ये बिल्कुल ही प्रोफेशनल नहीं था, एंड ही इज नॉट ऑल्सो हैविंग अ ग्रेट वर्ल्ड कप इजीली। बॉलिंग में तो मैं कहूँगा फिर भी थोड़ा बहुत ठीक है, बट बैटिंग में तो ही हैज बीन एब्सोल्यूट, मतलब बहुत ही बुरा रहा है बैटिंग में। एंड फिर महमूदुल्लाह भी थोड़ा बहुत ट्राई करता है, बट सरप्राइजिंगली सिर्फ 230 का टारगेट था, बट एंड आते आते इनकी रिक्वायर्ड रन रेट 8-9 की पहुंच चुकी थी भाई, तो और विकेट बचे नहीं थे, तो महमूदुल्लाह भी कितना ही डिफेंड कर लेता, वो भी विकेट थ्रो कर देता है। और लास्ट में मुस्तफिजुर ने थोड़े बहुत रन मारे जरूर, आई थिंक ये चाहते तो ये मार्जिन और बड़ा हो सकता था विक्ट्री का नीदरलैंड्स के लिए, बट वही ना, रिक्वायर्ड रन रेट उस टाइम पे 12 तक पहुंच गई थी भाई, कुछ 40 बॉल पे कुछ 80 रन चाहिए थे, और एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम देयर इज नो एस्केप। सिर्फ 2 विकेट बचे थे, वो भी गिर जाते हैं। अ बिग विन फॉर नीदरलैंड्स यार, आफ्टर अफगानिस्तान जिन्होंने 2 मैचेस जीते हैं, अब नीदरलैंड्स भी 2 मैचेस जीत चुकी है, इंग्लैंड सिर्फ 1 मैच जीती है, कैन यू इमेजिन? राइट, इतने ज्यादा अपसेट्स। पाकिस्तान आई गेस 2 ही मैच जीती है ना इस टाइम पे। हाँ, क्रेजी भाई साहब, इतने ज्यादा अपसेट्स हम लोगों ने। पाकिस्तान पक्का 2 ही जीती है, हाँ, श्रीलंका एंड नीदरलैंड्स। हाँ भाई, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और किससे हार भाई? हाँ भाई, कुछ तो है शायद, या फिर चलो 3 भी जीती हो तो। मतलब पॉइंट इज कि ये 4 तो अपसेट्स ही हो गए, 2 अफगानिस्तान के, 2 नीदरलैंड्स के। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना तगड़ा होने वाला है, तो इतनी जल्दी इन द टूर्नामेंट। टाइम ही ऐसा नहीं रहा, जैसे अभी हमने 2022 वर्ल्ड कप की बात करी थी, जब हमने अपनी फीफा वर्ल्ड कप की बात करी थी, कि हाउ इट इज प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फीफा वर्ल्ड कप्स एवर। द सेम इज हैपनिंग विद क्रिकेट राइट नाउ भाई साहब। इतने अपसेट्स आई डोंट रिमेंबर हमने कभी किसी वर्ल्ड कप में देखे हो, एंड अपसेट्स भी इतने डोमिनेटिंग फैशन में 70-80 रन से जीत रही है जो टीम जीत रही है, तो भाई अलग ही टाइप का वर्ल्ड कप है। एंड बांग्लादेश के लिए ना, मेरे लिए यहाँ से एक ही लर्निंग होगी, एक तो आप विकेट थ्रो कर रहे हो, बट पॉइंट पता है क्या है, जब विकेट्स इनके थोड़ी बहुत जो पार्टनरशिप्स बिल्ड होनी शुरू हो भी रही थी ना, उसमें भी दे वर नॉट रोटेटिंग द स्ट्राइक। ये लोग सर्वाइवल मोड पे थे, ये डॉट बॉल्स बहुत ज़्यादा फेस कर रहे थे। तो इससे हमारा क्या अंडरस्टैंडिंग बना टैक्टिकली, जब आप क्रीज पे हो तब आप स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पा रहे, इसकी वजह से आप डॉट बॉल्स खेल रहे हो, डॉट बॉल्स खेल रहे हो तो प्रेशर बन रहा है, और प्रेशर की वजह से आप विकेट थ्रो कर दे रहे हो। फिर आप दोबारा 0 से स्टार्ट कर रहे हो, वापस और दोबारा डॉट बॉल्स खेल रहे हो, स्ट्राइक रोटेट नहीं कर रहे, दोबारा प्रेशर बन रहा है, दोबारा विकेट फेंक दे रहे हो। ये विशियस सर्कल बन गया था, और इससे एस्केप ही नहीं कर पाया भाई बांग्लादेश। आई थिंक ये बहुत बड़ी लर्निंग है जो कि बांग्लादेश को इम्प्लीमेंट करनी चाहिए गोइंग फॉरवर्ड, इफ दे वांट टू फिनिश ऑन अ रिस्पेक्टेबल नोट, बिकॉज बांग्लादेश और इंग्लैंड कंफर्म्ड अब बाहर ही है। मैथमेटिकली शायद अभी भी आ सकते हैं भाई, वो कहने को हाइपोथेटिकली, बट दे आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट। एंड सरप्राइजिंग टू सी कि अफगानिस्तान और नेदरलैंड्स अभी भी टूर्नामेंट में बने हुए हैं, एंड इट इज बांग्लादेश एंड इंग्लैंड जो कि पहले बाहर हो गए। किसने सोचा था भाई कि डिफेंडिंग चैंपियंस बाहर हो जाएंगे? बट नाउ लेट्स मूव ऑन टू द बिग गेम, कमिंग टू डिफेंडिंग चैंपियंस, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया।
क्या थॉट्स हैं, क्या लग रहा था इस मैच के बारे में? एक तो लखनऊ में जब मैच होने वाला था, इफ़ यू गाइज डोंट नो, हमने प्रीव्यू किया था लास्ट अपनी वीडियो में, उसमें भी आप लोग देख सकते हो कि हम लोग जब लाइनअप डिस्कस कर रहे थे, मोर और लेस वही लाइनअप था, बस एक ही चेंज था. आई थिंक वी ऑल काइंड ऑफ वर होपिंग, लाइक मैंने अपने दोस्तों से भी बात करी थी, दे वर ऑल्सो होपिंग दैट कि अश्विन विल प्रॉब्ली स्टार्ट इन दिस गेम. एंड वो चीज़ हमें मैच में दिख भी रही थी कि अगर अश्विन होता तो कितना यूजफुल होता वैसे टाइप का बॉलर. इट वॉज फॉर मी इट वॉज काइंड ऑफ सरप्राइजिंग टू सी कि हम लोग अल्टीमेटली 3 पेसर्स के साथ गए यहाँ पे. आई थिंक 3 पेसर्स के साथ वही था ना. एक तो ना मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार जो टॉस जीतती है इंडिया, टॉस हारती है इंडिया एंड बैटिंग पहले आती है. रोहित शर्मा ने कहा था कि मैं पहले वैसे भी बैटिंग करने वाला था एनीवे. आई थिंक अब जाके फाइनली वो थोड़े एक्सपेरिमेंटेशन वाले मोड में आया, सरप्राइजिंगली अगेंस्ट इंग्लैंड. मतलब दे डिड नॉट गिव देम एनी रिस्पेक्ट भाई. द पॉइंट वॉज कि यहाँ पे हार्दिक पांड्या अगर टीम में होता ना तो डेफिनेटली अश्विन खेलता शार्दुल ठाकुर की जगह पे. अब क्वेश्चन पता है यहाँ पे क्या था कि शामी को आप बेंच कैसे करोगे 5 विकेट लेने के बाद. हमने लास्ट पॉडकास्ट में डिस्कस किया था. आई थिंक रिगार्डलेस अगर आप एक मैच में 5 विकेट ले रहे हो कि नहीं, अगर आपने वर्ल्ड कप के आने के 1 साल पहले से एक स्ट्रैटेजी बनाई हुई है तो 1 मैच डज नॉट चेंज इट, विच मीन्स यू विल स्टिल स्टार्ट सिराज एंड अश्विन इफ नीड बी, क्योंकि टर्निंग विकेट है. बट रोहित शर्मा स्टक टू शामी एंड कोई भी चेंज नहीं करा अल्टीमेटली. इन हाइंडसाइट तो कुछ क्वेश्चन कर ही नहीं सकते इस बात को. इनफैक्ट शामी ने 4 विकेट ले लिए भाई. तो इन हाइंडसाइट आई कैन ओनली से कि सिराज की जगह पे अश्विन स्टार्ट करा सकते थे, बिकॉज सिराज डिड नॉट लुक गुड एंड वी विल डिस्कस दैट इन डिटेल गोइंग फॉरवर्ड. इंग्लैंड भी एक भी चेंज नहीं करती, विच ऑल्सो वी सेड की प्रीव्यू में कि उन्हें नहीं करना चाहिए चेंज. तो नाइस टू सी कि उन लोगों ने वो चीज़ स्टिक करी. बट एक प्रॉब्लम मेरी ये थी कि आपने पहले बॉलिंग क्यों चूज करी एग्जैक्टली. मतलब क्योंकि अभी आपने पिछले मैच में पहले बैटिंग चूज करी थी बिकॉज यू रियलाइज कि आप चेज में अच्छा नहीं कर पा रहे हो पिछले 1-2 सालों में. अब आप वो हार गए तो आपने दोबारा चेज करना शुरू कर दिया. अभी कुछ टाइम पहले आप चेज करते वक्त साउथ अफ्रीका से पिटे थे, तो इंडिया क्या मजाक है. एंड दे काइंड ऑफ आई थिंक ओवर एस्टिमेटेड देयर स्ट्रेंथ्स यहाँ पे एंड अंडर एस्टिमेटेड इंडियाज बॉलिंग क्वालिटी. राइट. बिकॉज पिच माइंड यू ये लखनऊ की पिच है तो लखनऊ में, लेकिन वानखेड़े से उठा के लाई गई थी ये पिच. तो वहाँ से उठा के उसको यहाँ पे सेटल करा गया था. और उसी के चलते हम देख रहे थे कि पिच में थोड़ा ड्राई पैचेस हैं, रफ हैं उसमें बने हुए काफ़ी सारे, स्पिन फ्रेंडली होने वाला है. बॉल जब पहली बॉल डली थी ना, पहले ओवर से पता चल गया था, पहला और मेडन गया था रोहित शर्मा. और अगर रोहित शर्मा मेडन ओवर खेल रहा है अभी तो आप समझ जाओ बॉल कितना फंस के आ रहा है. इनफैक्ट थ्रू आउट द फर्स्ट इनिंग्स बॉल जेन्युइनली काफ़ी फंस के आ रहा था. रन स्कोर करना जेन्युइनली काफ़ी मुश्किल था इस विकेट पे. एट द स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स हम सोच रहे थे 280-300 टारगेट कर सकते हैं, 350 तो कभी कोई सोच भी नहीं रहा था. बट जैसे जैसे गेम बढ़ता गया वी थॉट मे बी 270-260, फिर सोचा 250 कुछ बन जाए. एंड आई थिंक रोहित शर्मा ने भी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा कि हम लोग 30-40 रन शॉर्ट थे. तो वो खुद भी मतलब मानते हैं कि 270 के आसपास बन सकते थे. बट एट द एंड ऑफ द इनिंग्स हम सोचते थे 250 बन जाए वो भी काफ़ी है. राइट. अब पॉइंट यहाँ पे क्या है, जिस तरीके का विकेट था हमने क्लियरली देखा बॉल कितना फंस के आ रहा था. आई थिंक यहाँ पे अगर अश्विन होता है आई वुड स्टिल से एंड स्टिल स्टिक बाय व्हाट आई सेड बिफोर कि अश्विन होता तो जेन्युइनली फर्क मुझे लगता है यहाँ पे. बिकॉज इंग्लैंड जिस तरीके से स्पिनर्स को खेल रही थी ना आज फिर से, भाई इनके पास वो स्किल सेट है ही नहीं. चाहे वो जडेजा था चाहे वो कुलदीप यादव था, इनकी हालत खराब हो रखी थी. देखो बटलर जिस तरीके से आउट हुआ है भाई, दे कुड नॉट रीड व्हाट इज हैपनिंग ऑन द पिच. वो तो पेसर्स की हमारी क्वालिटी ही इतनी ज़्यादा है कि उन्होंने इस पिच पे भी ऐसा आउट कर दिया. उस पर भी हम लोग आएंगे सेकंड इनिंग्स पे अभी. वरना स्पिनर्स शुड हैव बीन ऑल ओवर द प्लेस यहाँ पे. बिकॉज हमने इंग्लैंड की तरफ से भी देखा था जब स्पिनर्स आए थे तब गेम एकदम से रुक गया था काफ़ी. बट कमिंग बैक टू द फर्स्ट इनिंग्स, रोहित शर्मा 1-2 ओवर वेट करता है, फिर दोबारा स्टेप आउट करके छक्के मारना शुरू करता है. एंड फिर शुभमन गिल आउट हो जाता है. फर्स्टली आई थिंक हमने प्रीव्यू में कहा था कैसे क्रिस वोक्स इनका वीक लिंक रहा है. राइट. विच इज़ वाई उसको एक मैच में बेंच भी कर दिया गया था. बट जिस तरीके से उसने इस मैच में बॉलिंग करी है, हैट्स ऑफ यार, मजा आ गया देख के. कभी आउट स्विंग कभी इन स्विंग, सीम करके बॉल कहीं बाहर जा रही है कभी अंदर पड़ रही है. एंड बैट्समैन हाथ से उस चीज़ को रीड कर नहीं पा रहे, विच मीन्स कि जब तक बॉल पिच नहीं करती तब तक आपको पता नहीं बॉल किस तरफ जाने वाली है. राइट. और फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड होता है तो आप जज कर नहीं सकते. जिस तरीके से उसने ट्रिकरी दिखाई अपनी, मिस्ट्री मेंटेन करी बॉलिंग के अराउंड, वो एग्जाम्पलरी थी भाई. मतलब आई गिव फुल क्रेडिट टू क्रिस वोक्स. बहुत अच्छी बॉलिंग करी, उसने सबको गलत प्रूफ करा. एंड जिस तरीके से उसने शुभमन गिल को भी आउट करा था वो उसका वही था भाई, वो ट्रिकरी वाला नेचर ही था. बॉल सीम करके बाहर जाने की जगह पड़ के अंदर आ गई और गैप के बीच में से निकल गई, बैट और पैट के गैप के बीच में से, और बोल्ड हो गया वो. इट वॉज अ वेरी गुड डिलीवरी फॉर मी.
ऑफ कोर्स थोड़े टैक्टिकल एडजस्टमेंट्स शुभमन गिल कर सकता था, बैट और पैड के बीच में गैप ना रखे, होना चाहिए था। हाँ। बट आई अंडरस्टैंड जब ऐसे पावर हिटिंग करने जा रहे होते डाउन द ग्राउंड तो कई बार वो गैप बन जाता है। ओके, रिगार्डलेस जब वो विकेट गिरता तब आता है विराट कोहली। विराट कोहली के बारे में तुम क्या कहोगे? सी आई थिंक थोड़ा सा अ मोमेंट ऑफ डेस्परेशन दिखी हमें वहाँ पे जब वो आउट होता है, क्योंकि 0 पे आउट होता है भाई, जिसे नहीं पता। वो जब आई थिंक 8-9 बॉल हो चुकी थी, वो डॉट चल रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डोंट सी द रीज़न वाई वो डेस्परेट होना चाहिए था उसे, क्योंकि रोहित शर्मा जो कि लगातार हर बॉल छक्के मारने पे जाता है, वो बंदा भी थोड़ा रुक के खेल रहा था, थोड़ा संभल के खेल रहा था, बिकॉज ही अंडरस्टूड कि ये पिच वैसी है नहीं। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्यों उतना डेस्परेशन था। मतलब ठीक है, मे बी इट वॉज अ मिस्टेक जो भी हुई उस टाइम पे। Although we kind of saw this against Pakistan also. एंड दोनों में सेम तरीके से आउट हुआ है, मतलब पुल मारने जा था, बेसिकली सेम तरीके का मतलब है स्टेप आउट करके जस्ट शॉर्ट ऑफ लेंथ की बॉल को सामने मारने जा रहा था। इस टाइम पे मिड ऑफ पे आउट हुआ, उस टाइम पे मिड ऑन पे आउट हुआ था, बट वो पैटर्न सेम था। डू यू थिंक देयर इज अ रीजन ही शुड नॉट बी टू ओवर अग्रेसिव इन द इनिशियल फेज ऑफ हिज इनिंग्स? मतलब आई थिंक स्पेसिफिकली इस मैच में तो मुझे लग रही थी वो चीज़। पाकिस्तान के अगेंस्ट आई वोंट कॉल हिम आउट, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग जेन्युइनली ये सोच रहे थे कि बस रन रेट ठीक कर लें, अपनी नेट रन रेट ठीक कर लें। इस मैच में बड़ा मैच था, पहली बात तो काफ़ी, प्लस स्टार्ट हमारी बहुत अच्छी नहीं हुई थी ऑब्वियसली। सो ऑब्वियसली इफ ही इज़ विराट कोहली वी आर एक्सपेक्टिंग दैट लेवल फ्रॉम हिम, है ना। थोड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग करते हैं उससे, थोड़ा सा मांगते हैं उससे, एक्स्ट्रा मांगते हैं। तो जब वो थोड़ी मोमेंट ऑफ डेस्परेशन दिखी तो ऑब्वियसली थोड़ा से इमेच्योरिटी लगी मुझे कि इतना नहीं होने की ज़रूरत थी, बट ठीक है, मे बी इट वॉज अ मिस्टेक। द पॉइंट इज फॉर मी, जो मेरी टेक अवे होगी विराट कोहली की इनिंग से, 7-8 बॉल की जितनी भी थी, विराट कोहली इज एट हिज बेस्ट व्हेन ही इज प्लेइंग हिज नेचुरल सेल्फ, विच इज क्रिकेटिंग शॉट्स खेलूंगा, स्ट्राइक रोटेट करता रहूंगा, राइट, बिजी रहूंगा पिच के ऊपर, लेकिन फालतू के एयर टेढ़े शॉट नहीं खेलूंगा। मतलब अगर वो रोहित शर्मा वाला इंटेंट पुल ऑफ करने जाएगा तो ही विल नॉट बी सक्सेसफुल। तो आई थिंक वो चीज़ इमिटेट करने का पॉइंट है ही नहीं। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बंदे ने उठा ली है, अब उसको उठाने दो, जो कि रोहित शर्मा है। विराट कोहली के पास पूरी लग्जरी है कि वो आराम से खेले भाई। मतलब रोहित शर्मा ने उसको लग्जरी प्लेटर पे सजा के दे रखी है कि तू खेल, मैं उठाऊंगा रिस्क, मैं आउट हो गया तो हो गया, लेकिन तू खेल, तू 100 मार। तो आई थिंक मुझे वो थोड़ा रिस्पॉन्सिबल लगा, एंड लाइक आई डोंट थिंक इट वेंट डाउन रियली वेल। एंड वही है ना कि चाहे कितना ही बड़ा प्लेयर हो, गलती सबसे होती है, ऑब्वियसली। तो वो चीज़ भी पॉइंट आउट करना ज़रूरी है। बट इसी के चलते हम देखते हैं कि 35 रन बनते हैं पहले के 10 ओवर में, विच वॉज आई थिंक द लोएस्ट स्कोर फॉर इंडिया इन दिस वर्ल्ड कप पावर प्ले में, क्योंकि वरना तो रोहित शर्मा के अकेले के 40-50 रन होते हैं। एंड उससे बात क्लियर हो चुकी थी कि भाई गेम थोड़ा फंस के चलने वाला है। इनफैक्ट अगले 10 ओवर तक तो और क्लियर हो गई थी बात। एक चीज़ जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी वो ये थी, कितनी बार हमने देखा एजेस जा रहे थे और स्लिप तक कैरी नहीं कर रही थी बॉल, क्योंकि यूजुअली स्लिप जहाँ खड़ा होता है बॉल वहाँ तक कैरी कर जाती है कैच के लिए, वो सामने बाउंस कर जा रही थी। तो बटलर की कैप्टेंसी स्टार्टिंग में जेन्युइनली काफ़ी अच्छी लगी मुझे। पहले के 20-20 ओवर में उसने रूट को जो है हेलमेट पहनाया और आगे खड़ा कर दिया स्लिप को, कि बॉल कैरी तो करे। आई थिंक इट वाज अ गुड प्रोएक्टिव डिसीजन बाय हिम। एंड अनदर गुड डिसीजन वाज क्रिस वोक्स से उसने लगातार 7 ओवर डलवाए 4 की जगह, क्योंकि वो अच्छी बॉलिंग कर रहा था उस टाइम पे। वो भी मुझे इंटरेस्टिंग लगा देखने में, एंड आई अप्रिशिएट दैट। उसी के चलते हम लोग देखते हैं कि श्रेयस अय्यर बैटिंग करने के लिए आता है, एंड ठीक ठाक खेल रहा था भाई, बढ़िया खेल रहा था, अच्छा टिका हुआ था पिच पे, रोहित शर्मा का साथ दे रहा था। बट जिस तरीके से वंस अगेन ही गॉट आउट पुल मारते हुए, जो कि हमने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट देखा था, फर्स्टली व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिम एंड व्हाट डज इट मीन फॉर हिम? भाई ये जो बात हमने बोली है ना कि वो जब आया था तो अच्छा लग रहा था बिफोर ही अल्टीमेटली गॉट आउट, ये तो हर मैच में लग रहा है। जब भी वो आ रहा है तो खेल तो अच्छा ही रहा है वो, ऐसा थोड़ी कि आते ही वो स्ट्रगल कर रहा है काफ़ी ज़्यादा। बट द पॉइंट इज़ कि भाई जब आप आ रहे हो नंबर 4 के बैट्समैन हो, आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, तो बी रिस्पॉन्सिबल भाई। अभी हमने इसी चीज़ को लेके जब हम लोग विराट कोहली को कह रहे थे कि वी आर काइंड ऑफ एक्सपेक्टिंग दैट एक्स्ट्रा लेवल फ्रॉम हिम, राइट। श्रेयस अय्यर भाई एकदम एंड मोमेंट पे आपको स्क्वाड में लिया गया है। यू आर प्लेइंग ओवर द लाइक्स ऑफ ईशान किशन, जिसने थ्रू आउट द ईयर अच्छा खेला है, एशिया कप में अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, इस वर्ल्ड कप में ऑलरेडी एक 50 मार चुका है 2 चांसेस में। तो जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है तो भाई एटलीस्ट भी एक्सपेक्ट कि ऐसे मैचेस में जब शुभमन गिल आउट हो चुका है, जब विराट कोहली आउट हो चुका है, यू हैव टू बी दैट रिस्पॉन्सिबल गाय। एंड आउट ऑफ ऑल पीपल, जब मुझे तो जनरली ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि जब रोहित शर्मा नहीं मारने जा रहा है तो आपको क्यों मारना है भाई? आप टिक के खेलो ना अपना आराम से, वो बंदे ने ले रखी है रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको क्यों करनी है वो चीज़? मतलब मैं जेन्युइनली डिसअपॉइंटेड हूँ भाई। मुझे लगता है कि
फर्स्टली हम दोनों बिफोर द वर्ल्ड कप इवन बिगैन हम लोग हमेशा से उस ओपिनियन पे थे कि उसको ईशान किशन को स्टार्ट कराना चाहिए। राइट, ठीक है, ये को बैक करा, समझ में आता है क्यों करा, एंड फेयर इनफ। बट अगर वो इस तरीके से रिस्पॉन्सिबली खेलेगा, बिकॉज माइंड यू जब हार्दिक पांड्या फिट होगा, यू कुड ऑल्सो वंडर कि शायद स्काई को ही खिला लो भाई उसकी जगह। स्काई की परफॉर्मेंस अच्छी थी अल्टीमेटली। मे बी हार्दिक पांड्या कैन बैट एट नंबर 5, केएल राहुल को नंबर 4 पे शिफ्ट कर दो, बिकॉज हार्दिक पांड्या T20s में भी तो नंबर 3 पे बैटिंग करता है ना गुजरात टाइटंस के लिए। ही नोज हाउ टू बिल्ड एन इनिंग्स। तो ये क्वेश्चन जरूर रहेगा भाई कि जिस तरीके से श्रेयस अय्यर आउट हो रहा है बार बार, ये न्यूजीलैंड वाले मैच में आई थिंक गावस्कर ने कहा था कि कई बार वो क्वेश्चन आ जाता है दिमाग में कि क्या ये ईगो पे ले रहा है बात को, कि सब लोग जानते हैं मेरी वीकनेस शॉर्ट बॉल है जहाँ मैं पुल नहीं मार पाता, तो अब मैं पुल मार के ही सबको गलत प्रूफ करूंगा। या तो अब उस चीज़ को परफेक्ट कर लो, और या तो अभी वर्ल्ड कप के लिए उस चीज़ को छोड़ दो। पूरा करियर आपके सामने पड़ा हुआ है, बट ऐसे मतलब ऐसी की तैसी मत करो पूरी टीम की और अपने करियर की भी। आई थिंक वो बहुत रिस्पॉन्सिबल था यार, और वो विकेट गिरा है आई थिंक थैंक्स टू केएल राहुल की उतना कंपोज्ड लगा है थ्रू आउट दिस वर्ल्ड कप। वरना वो जेन्युइनली एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था। आई कैन क्लियरली सी अगर ये चीज़ 2019 में हुई होती, हमारा मिडिल ऑर्डर कोलैप्स कर गया होता। राइट, तो बहुत बुरा लगा मुझे देख के यार। एंड इसी के चलते हुए 73 रन थे इन लोगों के 20 ओवर में, और 3 विकेट गिर चुके थे, विच मीन्स की रन रेट काफ़ी स्लो थी। बट जो थर्ड फेज आता है गेम का, विच इज़ द 20th to the 30th ओवर, यहाँ पे जिस तरीके से केएल राहुल और रोहित शर्मा ने बैटिंग करी, आई थिंक हैट्स ऑफ भाई। इस टाइम पे कोइंसिडेंटली अगर आप नोटिस करेंगे तो मोइन अली और लिविंगस्टोन, जो इनके आखिरी के जो 2 बॉलर हैं, 5th and 6th बॉलर, वो भी बॉलिंग करना शुरू करते हैं। काइंड ऑफ पार्ट टाइम बॉलर तुम कह सकते हो। एंड उनको जिस तरीके से रोहित शर्मा ने स्पेसिफिकली टारगेट करा है कि हर ओवर में कम से कम एक बाउंड्री आ जा रही है और फिर आप स्ट्राइक रोटेट करके 4-5 सिंगल ले ले रहे हो। राइट, इतना अच्छा रोटेशन और स्ट्राइक था। और इसी के चलते हुए बाय द एंड ऑफ द 30th ओवर विकेट एक भी नहीं गिरता, और इस फेज में 58 रन और ऐड हो जाते हैं। 130 कुछ इनका टारगेट हो चुका था 30 ओवर के बाद, एंड यहाँ से अच्छा चल रहा था। आई थिंक ये फेज ऐसा था जहाँ पे इंडिया जेन्युइनली वर विनिंग इन दिस फेज, थर्ड फेज में कहूँगा मैं। बट इसका जो 4th फेज आता है, वहाँ पे एकदम से इंग्लैंड दोबारा कम बैक करती है, बिकॉज केएल राहुल भी अपना विकेट फेंक देता है। व्हाट वुड यू से अबाउट हिज विकेट? भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई गेट कि उसने 39 ही रन्स बनाए अल्टीमेटली, अगर हम ग्रैंडर स्कीम ऑफ थिंग्स में देखें। बट वो 39 रन्स की जो अहमियत थी उस टाइम पे, जितनी प्रॉपरली उसे रोहित शर्मा का साथ दिया काफ़ी टाइम तक कि वो टिका हुआ था रोहित शर्मा के साथ, आई थिंक वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी उस टाइम पे। आई गेट कि वो अल्टीमेटली, क्योंकि आई थिंक वो अल्टीमेटली 5-6 और रुक जाता, उसके बाद मार के आउट होता तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि तब मारना स्टार्ट कर चुके थे लोग। तो आई थिंक कि वो बस 5-6 और टिक जाता तो वो चीज़ और अच्छी लगती इनिंग्स देखने में। बट ठीक है, आई थिंक ही प्लेड वेल। मतलब मैंने इसके पीछे की अंडरस्टैंडिंग जो है ना, कि क्या डिसीजन, क्या टैक्टिकल इसका अंडरस्टैंडिंग रहेगी, वो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ सबको। बेसिकली ना क्या होता है, अगर आप नोटिस करेंगे केएल राहुल किस ओवर में आउट हुआ है, इससे पहले के 8-10 ओवर में मोइन अली और लिविंगस्टोन डाल रहे थे, जब इंडिया बहुत आराम से फेस कर रही थी। दे वर हैविंग नो प्रॉब्लम्स। आई थिंक बटलर यहाँ पे थोड़ा ढीला पड़ गया था एज अ कैप्टन, उसने नोटिस नहीं करी ये चीज़ कि रन्स लीक हो रहे हैं, थोड़ा और जल्दी नोटिस करना चाहिए था। बट एज सून एज ही वोक अप, उसने तुरंत डेविड विली को वापस लेके आया वो, और अपने पहले ओवर में केएल राहुल को उसने आउट कर दिया आते ही। और यहाँ पे मुझे लगता है केएल राहुल की थिंकिंग क्या रही होगी, बिकॉज केएल राहुल का विकेट और रोहित शर्मा का विकेट दोनों इसी फेज में गिरते हैं 30 से 40 ओवर के बीच में, एंड दोनों के पीछे की थिंकिंग मुझे लगता है सेम थी। दे वर काइंड ऑफ लुकिंग, जो कि रोहित शर्मा ने बाद में पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में भी कह दिया कि 270 हम देख रहे थे, तो अब इट इज़ नाउ ओनली प्रूवन करेक्ट। दे वर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वंडरिंग कि अभी हमें कुछ 130-140 रन और मारने हैं और 20 ओवर बचे हैं, मतलब 7 रन पर ओवर हमें चाहिए, तो मतलब हमें थोड़ा अग्रेसिव खेलना पड़ेगा। एंड अभी ही टाइम है जब बटलर अपने मेन बॉलर्स को वापस लेके आएगा, बिकॉज इसने रियलाइज कर लिया कि मोइन अली और लिविंगस्टोन से तो कुछ होने नहीं वाला। तो अगर मैं इसके मेन बॉलर के पहले ओवर में ही एक बाउंड्री मार के डोमिनेट कर दूं तो ये बैकफुट पे आ जाएंगे। मेरे ख्याल से ये थिंकिंग रही होगी, विच इज़ वाई केएल राहुल ने बहुत ही अनकैरेक्टरिस्टिक तरीके से स्टेप आउट करके एक पुल मारने गया और बॉल खड़ी हो गई। आई थिंक उसके पीछे का थिंकिंग जो थी वो यही थी। बट वो आउट हो जाता है और फिर हम देखते हैं स्काई आता है बिफोर जडेजा। मुझे लग रहा था कि शायद जडेजा को भेज सकते हैं ऊपर, बट ओवरऑल इट पेड वेल जो भी डिसीजन लिया। रोहित शर्मा की बात कर लेते हैं भाई। पहली बात तो थोड़ी तारीफ कर लेते हैं, देन विल डिस्कस हिज डिसमिसल। हाउ डू रेट दिस इनिंग्स, बिकॉज मुझे जेन्युइनली लगता है ये टेक्निकल एबिलिटी की बेसिस पे सबसे मुश्किल इनिंग्स थी इंडिया की इस वर्ल्ड कप की, एंड प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनिंग्स एज वेल, क्योंकि आई थिंक
कुछ पॉजिटिव जो है इस मैच में से, उसमें मेरा एक पॉजिटिव रोहित शर्मा के लिए भी यही है, आज हमने वो दोनों साइड देख ली उसकी, भाई एक्सपीरियंस दिख गया पूरा, एक्सपीरियंस दिख गया। प्लस एज यू राइटली मेंशन कि उसने जो बॉलर्स को टारगेट किया है कि मैं सारे बॉल पे मारने को तो मैं मार सकता हूँ, बट द पॉइंट इज कि बहुत रिस्क हो जाएगा उस चीज़ में, और मैं आउट हो गया तो नीचे बैटिंग है नहीं उतनी ज़्यादा, मैं एक बॉल छक्का मारूंगा, चौका मारूंगा, उसके बाद बाकी मैं सिंगल लेता रहूँगा। तो वो चीज़, इतना पेशेंस होना पहली बात तो उस टाइम पे, जबकि आपका रोल इस टाइम पे डिफरेंट है, एट द सेम टाइम उस चीज़ को एकदम परफेक्टली एग्जीक्यूट करना। मेरे ओपिनियन में वैसे थोड़ा और लंबा खेलता तो वो चीज़ बेटर होती, बट द पॉइंट 100 होनी चाहिए थी, 100 होनी चाहिए थी, बट द पॉइंट इज कि इसमें भी हम लोग देख सकते हैं कि कितना सेल्फलेसनेस है इस टाइम पे भी। 87 में 13 रन चाहिए आपको, यू कैन ईजिली टेक योर टाइम, क्योंकि खेलने को तो अगर वो 100 मार देता, अगर वो और ज्यादा बॉल भी लेता तो भी सब तारीफ ही करने वाले थे, बट द पॉइंट इज कि उसने जैसे पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम टारगेट 270 कर रहे थे, तो मेरे को मारना जरूरी था उस टाइम पे। तो वो चीज, उतनी सेल्फलेसनेस होना पहली बात तो दैट इज वेरी अप्रिशिएबल भाई, क्योंकि मुझे लगता है इजीली कम से कम 3 सेंचुरीज के हो जानी चाहिए थी पाकिस्तान के अगेंस्ट, राइट। और अभी ये तो मतलब मुझे तो बड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा यार कि क्यों भाई, क्यों कर रहा है यार ये 300 होती। फिर अभी श्रीलंका का साथ वानखेड़े में मैच है, उसका होम ग्राउंड है, और नेदरलैंड से चिन्नास्वामी में है, क्या पता 5 सेंचुरी हो जाती, बट क्या ही कर सकते हैं यार, इट वॉज नॉट मेंट टू बी। बट वही है, मतलब जिस तरीके से आउट हुआ, थोड़ा लैप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन था फॉर श्योर, बट वी हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर द इनिंग्स ही प्लेड। आई थिंक वंडरफुल इनिंग्स यार, और जो एक्सपीरियंस उसने दिखाया एक मैच्योर्ड बैट्समैन का, कि मेरे पास एबिलिटी इतनी ज्यादा कि मैं अपने विल पे एक चौका छक्का मार सकता हूँ, बट आई विल स्टिल प्ले फॉर द टीम एंड आई हैव टू प्ले लॉन्ग, राइट। तो स्ट्राइक रोटेशन और पिक एंड चूज करना कि मुझे किस बॉलर को मारना और किस बॉलर को किसकी बॉल पे मारना, वो बहुत ही एक ऐसी एबिलिटी है ना जो कि एक्सपीरियंस के बाद ही आती है। तो रोहित शर्मा ने अपना पूरा भाई 15-20 साल जो भी खेला है बचपन से, पूरा एक्सपीरियंस यूज करा है। बहुत रिस्पॉन्सिबल इनिंग्स लगी मुझे, सेल्फलेस थी फॉर श्योर, जिसके चलते वो आउट भी हो गया। टिकता तो आई थिंक फॉर श्योर और रन बन जाते इजीली, बट हम आखिरी के 10 ओवर में आते जल्दी से, बिकॉज यहाँ पे सूर्य कुमार यादव का हमें थोड़ा बहुत एक शो देखने को मिलता है। जडेजा काइंड ऑफ स्ट्रगल्ड एंड आउट हो जाता है वो जल्दी ही इस फेज में, आई थिंक 41st ओवर में शायद आउट हो जाता है आदिल रशीद पे। वॉज नॉट लुकिंग रियली कंफर्टेबल ऑन दिस विकेट ऑनेस्टली, बट ठीक है, अब ये पिछले मैच में अच्छा भी खेला था, तो एकदम से एक मैच के लिए जज करना बेकार है, एंड बॉलिंग उसने अल्टीमेटली बहुत अच्छी करी है। सूर्य कुमार यादव के पास दूसरे एंड से कोई सपोर्ट था नहीं, बिकॉज यहाँ पे शामी भी जल्दी आउट हो जाता है, एंड आई होप इसके बाद कोई नहीं बोलेगा कि हम लोग को बैटिंग डेप्थ नहीं चाहिए, बिकॉज क्लियरली हमें दिख गया हमें बैटिंग डेप्थ की जरूरत कितनी ज्यादा है। आई वुड आर्ग्यू कि, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ, कि शार्दुल ठाकुर या फिर अश्विन के होने से गायर्स लाइक रोहित शर्मा, विराट कोहली को भी और अश्योरेंस रहती है और फ्रीडम मिलता है कि हम जैसे चाहे खेल सकते हैं, बिकॉज पीछे बैटिंग बहुत लंबी पड़ी हुई है। वो भी नहीं था, जिसलिए रोहित शर्मा थोड़ा और कंस्ट्रेंट होकर खेल रहा था। बट हाँ भाई, मतलब वो जब बुमराह बैटिंग करने आया था, उसने जब स्टार्टिंग की 9-10 बॉलें डॉट करी है ना, मैं अपना सर पीट रहा था उस टाइम पे। अब मुझे जेन्युइनली इतनी मिस कर रहा था ना मैं उस चीज़ को, कि नंबर 8 पे अगर शार्दुल ठाकुर होता है फिर अश्विन होता, कितना फर्क पड़ जाता। तो वो मुझे लगता है, आई होप कि भाई इंडिया वो नंबर 8 के बैट्समैन पे स्टिक करे। आई थिंक वी डू नीड दैट, बट समहाउ बुमराह फिर थोड़े बहुत रन मारता है, 14-15 रन मारता है। ऑल्दो पता है लोग काफ़ी तारीफ कर रहे थे कि ये बोनस रन्स बन गए। आई अंडरस्टैंड वेयर दे कमिंग फ्रॉम। बुमराह की जो एबिलिटी है ना, ही शुड हैव डन बेटर। जितनी उसने एबिलिटी दिखाई है बैट के साथ, ही शुड हैव डन बेटर इन माय ओपिनियन। अल्टीमेटली स्काई भी सेल्फलेसली आउट हो जाता है 49 रन्स पे, 50 का नहीं सोच रहा था। ही वाज ट्राइंग टू अप द रन रेट। क्रेडिट टू हिम भाई। व्हाट वुड यू से अबाउट स्काई को लेके तो मैं पहली बात ये कहूँगा कि आई थिंक इन माय ओपिनियन स्काई की भी थोड़ी और एक डुअलिटी चीज़ दिख गई, कि एक और उसका आर्सेनल में है एक चीज़ उसके, विच इज़ की पहली बात तो लास्ट के 10 ओवर में आया नहीं था वो, अराउंड समथिंग 33-35 ओवर्स के बीच में आ गया था। तो और काफ़ी लोग इस चीज़ को थोड़ा गुस्से में भी ले रहे थे कि 40-45 ओवर्स के बीच में भी वो मारने क्यों नहीं जा रहा था शॉट्स लगातार, क्योंकि बैट्समैन नहीं थे भाई, क्योंकि बैट्समैन नहीं थे एग्जैक्टली। एंड द पॉइंट इज कि लास्ट के 5 ओवर में भी अगर वो मारना स्टार्ट करता, आई थिंक अराउंड 44-45 में उसने फिर छक्का का मारना स्टार्ट कर दिया था। उस टाइम पे भी सबको पता था अगर ये 5 ओवर भी खेल गया ना, तो ये आराम से 50-60 रन तो मारने ही मारने हैं। और जो लोग सोच रहे हैं कि रन क्यों नहीं मार रहा था पहले, एक तो बैट्समैन नहीं था, दूसरी बात ये पिच भी तो नहीं है ना, वैसे भी नहीं है। राइट। मारना क्या बच्चों का खेल थोड़ी है, वो भी तो खेलना है, बॉलर्स भी तो खेलने ही आए हैं ना। वो थोड़ी तुम्हें बस अंडर आर्म बॉलिंग करना है कि तू नहीं भाई तू ही मार। राइट। तो पिच आसान थी भी नहीं, जो कि हमने सेकंड इनिंग्स में देख भी लिया। एंड अल्टीमेटली उसकी स्ट्राइक रेट आई थिंक फिर भी 100 के ऊपर ही थी। आई थिंक ही वाज द ओनली बैट्समैन जिसकी 100 के ऊपर बैट्समैन। क्रेडिट टू हिम भाई। प्लस ही शोड मोर रिस्पांसिबिलिटी देन श्रेयस अय्यर एक्चुअली में भाई, एक्चुअली में।
एंड इसी के चलते समहाउ हम लोग लिंगर ऑन करते करते 229 पे पहुंच जाते हैं एंड 230 का टारगेट होता है. एट द इनिंग्स ब्रेक आई थॉट कि मतलब आई बिलीव कि हम लोग जीतेंगे. सेम लग रहा था, बट ये था कि क्लोज हो सकता है मैच शायद. बट यहाँ से सेकेंड इनिंग्स पे आते हैं बिकॉज मैंने जो एटमॉस्फेयर देखा था पहले के 10 ओवर में, क्राउड का जो एनर्जी थी, मैंने अभी तक इस वर्ल्ड कप में नहीं देखी भाई पर्सनली. नॉट इवन इन मोटेरा. नहीं भाई, क्योंकि वहां पे बहुत वन साइडेड चल रहा था मैच. हाँ, मेक सेंस. मतलब पहले के 10 ओवर में फॉर पाकिस्तान वन साइडेड था जब वो बैटिंग कर रहे थे, और हमारे टाइम पे जब हम बैटिंग करते तब वन साइडेड था. यहाँ पे ना हमें पता था कि वी आर काइंड ऑफ ऑन द बैक फुट, वी हैव अंडर परफॉर्म विद द बैट. जो एम्बियंस था ना क्राउड का, जो चिल्ला रहे थे लोग और जिस तरीके का प्रेशर बना रखा था ना, वो लिटरली 12th मैन वाला जो एक्ट होता है ना, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ. यहाँ पे पहले के 3 ओवर में कुछ आई थिंक पहले के 3-4 ओवर में 30 रन बन चुके थे. हाँ राइट. और फिर 10 ओवर के एंड तक सिर्फ 40 रन बनते हैं इनके. मतलब आखिरी के 6 ओवर में सिर्फ 10 रन आए और 4 विकेट गिर जाते हैं. और मैं आपको सच बता रहा हूँ, पेसर्स ऑन दिस विकेट जब ड्यू पड़ रही है, आप एज इंग्लैंड बैटर्स यू डोंट हैव एनी एक्सक्यूज की पिच खराब थी. आप जिस तरीके से आउट हुए ना, इट वाज वेरी क्लियर टू मी कि आप प्रेशर में आउट हुए हो भाई. ओके. पहले के 1-2 विकेट मान सकता हूँ जब बुमराह ने पहले एक ओवर में वो 2 विकेट ले ली थी, जब कि चलो एक प्ले डाउन हो गया, तो वही है ना कि आपने शॉट पहले खेल दिया और बॉल थोड़ी फंस के आ रही है, तो इसलिए इनर एज लग गया और आप बोल्ड हो गए, समझ में आता है. बट हर कोई वही गलती कर रहा है. जो रूट जिस तरीके से आउट हुआ है, ये तो जो रूट का हमने बोला ही थी ये चीज. एग्जैक्टली हमने ये चीज बोली थी प्रीव्यू में कि एक विकेट अगर मिल जाए, दैट वी शुड गो टू टेक 1 विकेट. एंड भाई वंस अगेन कितनी तारीफ करूंगा रोहित शर्मा की कैप्टेंसी की. भाई पहली बात तो जो मैसेज दे के लाया है टीम को सेकेंड इनिंग्स के स्टार्टिंग में, एंड सो क्लेवर ऑफ हिम बिकॉज ही नोटिस कि सिराज इज गेटिंग बीटन फॉर अ लॉट ऑफ रन्स. 2 ओवर के बाद ही उसको रुकवा दिया तुरंत. ये बहुत गट्सी मूव था बिकॉज पूरे वर्ल्ड कप में अभी तक ये चीज नहीं करी है उसने. एंड हमने जो स्ट्रैटेजी बनाई थी इंग्लैंड के लिए कि चोक देम विद द रन्स, वो विकेट अपने आप फेंकेंगे अपना. जैसे वो विकेट फेंकने जाएंगे ओवर अग्रेसिव होके, हम यहाँ से अग्रेसिव हो सकते हैं. एग्जैक्टली वही हुआ भाई. सिराज ने रन्स लीड करने शुरू करे थे, रोहित शर्मा ने कहा नहीं भाई हमें रन्स चोक करने. और फिर दूसरे एंड से बुमराह अटैक कर रहा था एग्रेसिवली. जैसे एक विकेट मिला, जो रूट आता है अपने आप दूसरा विकेट आ गया. राइट. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी डिस्कस इन द प्रीव्यू. एंड फिर जो 2 विकेट और शामी लेता है आके, दैट वाज प्योर क्लास भाई. बेन स्टोक्स और जो रूट दोनों 0 पे आउट हो रहे हैं. वो जो पहले के 10 ओवर थे वो मैजिकल थे मेरे लिए. और उसके बाद से देयर वाज नो चांस फॉर इंग्लैंड टू कम बैक. इनकी हालत खराब हो गई थी भाई. मेंटली दे वर नॉट इन दैट फेज. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दोस फर्स्ट 10 ओवर्स? मतलब आई थिंक कि अगर कोई भी टीम ऐसा स्टार्ट दिलवा दे आपको, क्योंकि वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग एज यू राइटली सेड, गोइंग इनटू द जो भी अपना हाफ टाइम या जो भी कहते हैं उस चीज़ को, इनिंग्स ब्रेक जो होती है हमारी, आई थिंक काफ़ी ज़्यादा इंडियन फैंस को ये विश्वास हो गई अपनी बॉलिंग पे. क्योंकि लाइक इन माई ओपिनियन हमने अभी तक सारी चीज़ें चेज ही करी हैं सारे मैचेस में, बट द पॉइंट इज कि हमने अपनी बॉलिंग में इतना तगड़ी परफॉर्मेंस दिखाई है कि हम लोगों को 200 के अंदर ऑल आउट कर दे रहे. टीम्स लाइक ऑस्ट्रेलिया, उनको भी. तो आई थिंक इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान सब भाई. एग्जैक्टली, हाँ राइट. तो आई थिंक हमारी जो बॉलिंग है दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ आवर्स राइट नाउ. तो बॉलिंग पे इतना विश्वास था ही हमारा. बट द पॉइंट इज कि आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि पहले 10 ओवर में 4-5 विकेट ले लेंगे और इतने ही रन देंगे. इस लेवल की स्टार्ट मैं नहीं सोच रहा था अल्टीमेटली. और यहाँ पे वंस अगेन क्रेडिट टू रोहित शर्मा. मैं 2 चीज़ों को पॉइंट आउट करूंगा उसकी कैप्टेंसी के बारे में. पहली बात तो जैसे ही शामी ने 3-4 ओवर डाले, साथ में बुमराह के भी 3-4 ओवर हो चुके थे, चुपचाप उसने बुमराह को ओवर्स बचाने के लिए साइडलाइन कर दिया. और जैसे ही देखा कि पहले 10 ओवर में प्रेशर आ चुका है, अब सिराज को वापस लाया बॉलिंग करने के लिए, चुपचाप उसके 4 ओवर और खत्म करा दिए कि भाई अब तेरे 6 ओवर तो हो ही चुके हैं, बचे 4 ओवर और अभी 35 ओवर और बचे हैं पूरे गेम में. चुपचाप करा दूंगा बीच में 4 ओवर कहीं ना कहीं. कैसे मार लोगे रन, कितना मार लोगे? मोमेंटम ही नहीं बनने दूंगा सिराज के अगेंस्ट, क्या कर लोगे तुम? एंड वो हमने चीज़ देखी, सिराज ने पहले 2 ओवर में 18 रन दिए थे अपने. उसके बाद उसकी इकॉनमी अल्टीमेटली 6 से कम की हो गई. उसने जो ओवरऑल 6 ओवर डाले थे, आई थिंक 25 कुछ रन ही थे, 25-30 रन कुछ थे. ऑल्दो विकेट नहीं आता है, एंड उसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में. बट फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट फेज में 10 से 20 ओवर के बीच में कुलदीप यादव ने जो बटलर को आउट किया था, क्या बॉल थी भाई वो. एक तो कुछ वो है उसमें, कुछ काफी हिस्टोरिक टाइप की बॉल है, क्योंकि कुछ 7.5 डिग्री का टर्न था उस बॉल. हाँ काफी टर्न था यार. एंड वो ड्रिफ्ट करके बाहर जा रही है, फिर टर्न करके अंदर आ गई. ऑल्सो बटलर की इनकॉम्पिटेंस दिख गई थी. बैकफुट पे खड़े खड़े ना आगे गया ना पीछे गया, खड़े खड़े खेल रहे और बोल्ड हो गया. वो रिस्ट स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करती है इंग्लैंड, हम लोग बहुत टाइम से देखते हुए आ रहे हैं. विच इज़ वाई जब पिछले साल T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल हुआ था, हमने कितना कहा था कि चहल को भी शायद खिलाना चाहिए था उस मैच में. इनकी हिस्ट्री रही है, दे डू स्ट्रगल अगेंस्ट रिस्ट स्पिनर्स. वही चीज़ हमने होते देखी यहाँ पे.
एंड ऑल्दो इस फेज में एक ही विकेट गिरता बट रन बिल्कुल नहीं बने थे. इनफैक्ट 20 ओवर में सिर्फ 68 रन थे, इनको 5 विकेट गिर चुके थे भाई. बट इसके बाद मैं ये चीज़ कहूँगा कि जब मोइन अली और लिविंगस्टोन बैटिंग कर रहे थे, व्हेन दे वर ट्राइंग टू रीबिल्ड टू अ सर्टेन एक्सटेंट, वंस अगेन व्हाट इंडिया डिड वेरी गुड वाज रन्स लीक नहीं करने देने, जो कि हमने इंग्लैंड के लिए भी कहा था कि इन्हें चोक करते रहो रन से, ये अपने आप विकेट थ्रू करेंगे. और इंडिया हैज़ बीन द मास्टर ऑफ दिस. मिडिल ओवर्स में जब विकेट नहीं आ रहे होते वो रन्स बिल्कुल ही नहीं देते. हमने पाकिस्तान के अगेंस्ट देखा, हमने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट देखा, हमने काइंड ऑफ ये चीज़ न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी देखनी शुरू करी थी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इनिंग्स. बट इस बार तो एपिटोम था भाई उस चीज़ का. राइट. रन्स अब दे ही नहीं रहे हो, उसके बाद एकदम से दोबारा झड़े लगने शुरू हो गए विकेट्स के. हाउ वुड यू रेट रोहित शर्मा कैप्टेंसी टुडे? आई थिंक वो वैसे ही है जैसे हम लोग पूरे वर्ल्ड कप में देखते आ रहे हैं. ही वेरी वेल नोज हिज गेम प्लान फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंडली जो इन गेम मैनेजमेंट होती है कि इफ़ यू नो कि आपका एक बॉलर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, कौन से बॉलर को कब हटाना है, कब किसको लाना है, कब क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, उसे काफ़ी अच्छे से पता है. एक जो क्वेश्चन जो कि काफ़ी फैंस में आ रहा है, पर्सनली आई डोंट अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं उतना टेक्निकलिटीज चीज़ नहीं समझता, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू. मोहम्मद शामी और बुमराह, क्या ये एज अ डुओ बेटर है दैन सिराज एंड बुमराह? उसके ऊपर अभी आते हैं. एक और चीज़ मैं पॉइंट आउट करूंगा लास्ट, जो कि जब कुलदीप यादव और जडेजा बॉलिंग कर रहे थे, आउट ऑफ नोवेयर रोहित शर्मा ने कहा शामी को वापस लाओ, और उसने पहली बॉल पे आती मोइन अली को आउट कर दिया. आई थिंक दैट वाज द फाइनल नेल इन द कॉफिन फॉर इंग्लैंड. क्योंकि उसके बाद हम देखते हैं जडेजा और कुलदीप यादव एक और विकेट ले लेते हैं 30 ओवर तक, और 8 विकेट गिर चुके थे और 100 रन कुछ बने थे इनके. और फिर बचे आखिरी 2 विकेट, उसमें वो लिविंगस्टोन को भी आउट कर देगा, उसको अपना वुड वगैरह को भी आउट कर दोगे, कितने ही बना लोगे तुम. अल्टीमेटली 100 रन से इंडिया जीतती है भाई. 100 रन से जब आपने सिर्फ 230 रन बनाए, बहुत बड़ी बात है कि आपने 129 पे ऑल आउट कर दिया इंग्लैंड को. क्रेजी फीट भाई. मतलब जितनी तारीफ करो कैप्टेंसी की, बॉलिंग की, उतना कम है. एवरीबडी शोड अप. अब बात रही सिराज की. आई थिंक इस मैच के बाद नाउ वी कैन जेन्युइनली से कि शामी को ड्रॉप करना बहुत मुश्किल है भाई. क्योंकि इट इज नॉट जस्ट अबाउट शामी परफॉर्मिंग बट सिराज हैविंग अ रफ डे. एंड सिराज फील्डिंग में भी वाज द वर्स्ट फील्डर. एग्जैक्टली. मतलब वो मुझे जेन्युइनली इरिटेशन हुई थी देख के जो फील्डिंग कर रहा था. एंड इट काइंड ऑफ फील्स लाइक उसकी बॉलिंग अच्छी नहीं हो रही है तो उसका सर लटक जाता है, और फिर वो फील्डिंग में अच्छी नहीं कर रहा होता. तो वो चीज़ मुझे पसंद नहीं है इतना. इन सेइंग दैट जैसे ही हार्दिक पांड्या वापस आएगा, आई डोंट थिंक श्रीलंका के अगेंस्ट वो वापस आने वाला है, तो शायद हम लोग फिर से इन तीनों को खेलते हुए देखेंगे. बिकॉज वहाँ पे तो अश्विन वैसे भी नहीं खेलेगा मोस्ट लाइकली. इट इज सो हाई स्कोरिंग. हमने देख ही लिया साउथ अफ्रीका इंग्लैंड को. आई थिंक जो उसके बाद मैच होगा साउथ अफ्रीका वाला, वहाँ पे हार्दिक पांड्या वापस आ जाना चाहिए. एंड क्या तब वहाँ पे शार्दुल ठाकुर को वापस लेके आओगे दोबारा? बिकॉज लाएंगे तो फिर क्वेश्चन वही आएगा, सिराज या फिर शामी. एंड यू नो द रीजन व्हाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि ये मैंने ट्विटर पे काफ़ी लोगों का सेंटिमेंट पढ़ा था. द रीजन व्हाई मेनी पीपल थिंक इज कि एज अ डुओ ये बेटर क्यों है, क्योंकि बुमराह जो प्रेशर क्रिएट करता है एक एंड से, उसको स्पेसिफिकली उस चीज़ को बेटर लाइक बेसिकली उसका फ़ायदा उठा के विकेट्स उठाना शामी जानता है. एंड शायद सिराज वो चीज़ उतने अच्छे से मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि बेटर या फिर वर्स जानता है, बिकॉज सिराज भी अभी तक बहुत अच्छे ही खेल रहा था. बस वर्ल्ड कप में नहीं चल पा रहा है, तो ऐसे हम डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते सिराज को. बट हाँ, ये बात ज़रूर है कि वर्ल्ड कप में अगर 5-6 मैचेस अब हो चुके हैं, 2/3 ऑफ द वर्ल्ड कप इज डन लीग स्टेज का, अगर अब भी सिराज परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो फिर देयर इज सम इशू, बिकॉज उसने सारे मैचेस खेले. एंड सो अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर आई हैव टू बी ऑनेस्ट, आई थिंक अभी तो केस बनता है भाई शामी का स्टार्ट करने का. राइट भाई, 9 विकेट ले लिए भाई 2 मैचेस में. सिराज के 6 विकेट है. तो और इकोनॉमी भी उसकी वर्स्ट है अमंगस्ट ऑल इंडियन बॉलर्स. ऑफ कोर्स हार्दिक पांड्या उसको शार्दुल ठाकुर को हटा दो आप, क्योंकि वो मेन बॉलर्स नहीं है. जितने भी मेन बॉलर्स हैं, अश्विन को भी ले लो तुम, सबसे वर्स्ट इकोनॉमी जो है वो सिराज की रही है. राइट. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई डोंट सी हाउ शामी डज नॉट स्टार्ट नाउ. मतलब आई हैव टू चेंज माई स्टांस ऑन दिस, बिकॉज 2 मैच तक वो परफॉर्म करके दे रहा है, और दोनों बड़ी टीम के अगेंस्ट. राइट. और क्वेश्चन अब यहाँ पे ये है कि जब शार्दुल ठाकुर वापस अगर आएगा, बिकॉज हार्दिक पांड्या वापस आएगा, तो आई होप इंडिया वापस वो अपनी स्ट्रैटेजी चेंज ना कर दे नंबर 8 वाली. आई होप कि वो बैट्समैन को लेके आए. आई वॉन्ट दैट पर्सनली. अगर वो आएगा तो फिर मे बी सिराज विल हैव टू सिट आउट. इंटरेस्टिंग टाइम्स, पता चलेगा अगले हफ्ते तक, अगले संडे तक पता चल जाएगा ये. बट नाउ लेट्स मूव ऑन टू द हरभजन सिंह कंट्रोवर्सी. राइट. लास्ट टॉपिक फ्रॉम द क्रिकेट सेगमेंट. भाई जिनको नहीं पता है, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच हुआ था फ्राइडे को, एंड वहाँ पे
शामजी जो कि लास्ट बैट्समैन थे साउथ अफ्रीका की तरफ से, उनको नॉट आउट दे दिया गया था बिकॉज अंपायर्स कॉल निकल के आ गया था DRS लेने के बाद, और इसलिए वो नॉट आउट हो गए थे बिकॉज अंपायर ने ओरिजिनली नॉट आउट दिया था। अब हरभजन सिंह को पता नहीं यहाँ पे क्या होता है, एंड आई ट्राई टू बी एज रिस्पेक्टफुल एज आई कैन बिकॉज आई रिस्पेक्ट द लेजेंड दैट ही हैज बीन फॉर इंडियन क्रिकेट। आई थिंक हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इज अनपैरेलल्ड फॉर श्योर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ स्पिनर्स ऑफ ऑल टाइम फॉर अस। बट जहाँ पे गलती है और जहाँ पे एब्सर्डिटी मुझे दिखेगी, आई वुड नॉट शाय फ्रॉम कॉलिंग इट आउट, ठीक है। जो बॉर्डर लाइन जो नाटक हुआ है ट्विटर पे जिस तरीके का, फर्स्टली व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, बिकॉज ये अंपायर्स कॉल पहली बार नहीं हो रही है, ये वर्ल्ड कप के हर मैच में हो रहा है, और ये लॉ है जो कि ICC ने बनाया है। आपको इस वक्त क्या एकदम से इतनी ज़्यादा इच हो रही है कि आपको एकदम से आंखें खुली आपकी कि अरे अंपायर्स कॉल होगी इसलिए पाकिस्तान हार गई? क्या चल रहा है ये तो पॉइंट है कि अंपायर्स कॉल पे इतनी जो भी हो रही है वो मेरे को समझ में नहीं आता क्यों हो रही है, क्योंकि ये तो हर मैच में हो रहा है, हर टीम के साथ हो रही है चीज़। अभी जो इंडिया इंग्लैंड वाला मैच हुआ था, जडेजा की कितनी ज्यादा हमें इंपॉर्टेंस थी उस टाइम पे जब वो आउट हुआ था। हाँ, वो भी अंपायर्स कॉल थी, हाँ, तब तो किसी ने कुछ नहीं बोला। हाँ, तो ये एक तो स्पेसिफिकली अंपायर्स कॉल को लेके आई डोंट गेट व्हाई इट इज सो डिफिकल्ट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड कि क्या रूल है ये, फर्स्ट ऑफ ऑल। क्योंकि पर्सनली मैंने बहुत टाइम से क्रिकेट नहीं देखा है और मुझे बहुत इजीली समझ में आ गया कि क्या रूल है ये एंड क्यों ये रूल है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि काफी लोग ये क्वेश्चन करें कि ये रूल होना नहीं चाहिए, क्यों ये रूल है, ये भी बहुत बहुत नॉर्मल है चीज समझना। जिनको नहीं पता मैं एक बार ट्राई करता हूँ समझाने का। ऑल्दो नासिर हुसैन की एक वीडियो बहुत वायरल हुई है ट्विटर पे टू हरभजन सिंह रिस्पॉन्स, तो वो मैं रिकमेंड करूँगा आप चेकआउट कर लो बिकॉज उसमें विजुअल्स के साथ दिखाया जाएगा। बेसिकली क्या होता है ना, जो ये हरभजन सिंह वगैरह जो कह रहे हैं ना कि बॉल अगर विकेट पे हिट कर रही है तो आउट होना चाहिए चाहे जितनी भी हिट करे। पहली बात तो बॉल विकेट पे हिट कर ही नहीं रही है, वो प्रिडिक्टेड है। बॉल जो है वो पैड पे हिट कर रही है, राइट, और आपको नहीं पता कि वो विकेट पे हिट करने वाली कि नहीं। तो पहली बात तो आपको ये बेसिक चीज समझ में नहीं आती, आपको ट्विटर पे इतने लोगों ने समझा दिया है, मुझे थोड़ी बेवकूफ़ी लगी है बॉर्डर लाइन कि थोड़ी डम चीज लगी मुझे। एंड द वर्स्ट पार्ट वाज कि वो रिप्लाई कर रहे थे हरभजन सिंह इज रिप्लाइंग टू एवरीवन एंड आई विल आल्सो एक्सपोज दैट जो वहां पे हुआ है। आई ट्राई टू बी एज रिस्पेक्टफुल एज आई कैन वंस अगेन, क्योंकि आई एम जेन्युइनली डिसअपॉइंटेड विद व्हाट हैज हैपेंड, ठीक है। पहली बात तो रूल क्या कहता है, अंपायर्स कॉल क्यों एग्जिस्ट करती है। LBW में जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो आपको प्रिडिक्टेड ट्रैजेक्टरी दिखाता है बॉल की, कि उसने पैड को जहाँ पे इम्पैक्ट करा है उसके बाद अगर पैड ना होता तो क्या वो विकेट को हिट कर रहा होता। तो जब वो पैड को हिट कर रहा है और जब वो विकेट पे जा रहा है, इस बीच का जो एरिया है इसको प्रिडिक्ट करके दिखाता है वो टेक्नोलॉजी जो है, ठीक है। तो पहली बात तो रियलिटी में कभी वो विकेट पे हिट कर ही नहीं रही, वो पैड पे हिट कर रही है। उसके पीछे क्या हो रहा है जब तो विकेट पे पहुंचेगी बॉल वो किसी को नहीं पता, वो टेक्नोलॉजी प्रिडिक्ट करने का ट्राई करता है। अभी जो प्रिडिक्ट करने का ट्राई कर रहा है इसमें ये 100% एक्यूरेट नहीं है। पहली बात तो यू शुड कमेंड द टेक्नोलॉजी इटसेल्फ कि एटलीस्ट इट इज बीइंग ऑनेस्ट, देयर आर नो फॉल्स क्लेम्स कि 100% एक्यूरेट है, राइट। तो ठीक है। तो अब यहाँ पे सीन पता क्या होता है, बॉल मान लो बॉल तुम बॉल दे सकते हो मुझे, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू एवरीबॉडी। देखो भाई ये बॉल है हमारी, ठीक है, ये आपको बीच में सीम दिख रहा होगा, ये मान लो 50% ऑफ द बॉल है, 50% सीम के इधर है, 50% सीम के इधर है। अब रूल क्या कहता है, अगर जो 50% ऑफ द बॉल है ना जो कि ये सीम के सामने है, अगर 50% से कम एरिया विकेट के ऊपर लग रहा है तो अंपायर्स कॉल होगा। इसका मतलब क्या है, विकेट पे अगर लग रहा है चाहे बॉल इतनी लगे चाहे पूरी लगे क्या फर्क पड़ता है। इसका मतलब ये है जब 50% से बॉल कम लग रही है तो टेक्नोलॉजी 100% एक्यूरेट नहीं होती। हाँ। तो जब 50% से कम लग रही है तो टेक्नोलॉजी का कहने का मतलब ये है कि ये भाई प्रिडिक्टेड ट्रैजेक्टरी है, क्या पता लग रही है क्या पता नहीं लग क्या रही पता लगी ना, ये 50% भी ना लगे। अगर 50% से ज्यादा बॉल लग रही है विकेट पे तो हम श्योरली कह सकते हैं कि ये असली में भी लगती जाती है, राइट। बट अगर 50% से कम लग रही है तो फिर वो मार्जिन ऑफ एरर के अंदर आ जाती है कि शायद एक्चुअली में ये बॉल नहीं लगती, बिकॉज डेटाबेस बहुत छोटा है यहाँ पे, 50% से कम का है। तो अब यहाँ पे इसीलिए जब ऐसा कोई सिनेरियो होता है जब 50% से कम बॉल इंपैक्ट कर रही हो विकेट के ऊपर, तो आप जो है अंपायर्स कॉल पे जाते हैं कि अंपायर ने जो ओरिजिनल डिसीजन दिया था भाई वो अंपायर है, उसके पास दिमाग है, वो टेस्ट पास करके अंपायर बना है, वो ही बताएगा कि क्या था। एंड इट इज अ वेरी गुड रूल इन माई ओपिनियन बिकॉज you are kind of respecting the umpire and trusting his responsibility also, because आज के टाइम पे जब से DRS आया है लोग यूजुअली रिस्पेक्ट इतना करते भी नहीं अंपायर्स को। आई काइंड ऑफ सी दैट
आईपीएल में तो स्पेसिफिकली, क्योंकि वाइड वाइड पे भी अब तो रिव्यू होने लग गए हैं। वही तो, मतलब पहले तो ये बॉल ले लो। मैं यही कहूंगा भाई कि आई थिंक इट इज अ वेरी गुड वे ऑफ ऑल्सो ट्रस्टिंग द अंपायर एंड ट्रस्टिंग हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड जजमेंट। सेकेंडली, नासिर हुसैन ने चीज एक्सप्लेन करी थी, अगर आप 50% से कम वाली बॉल को भी मान के चल लो कि विकेट पे हिट कर रहा है, जो कि एक्चुअली में मिस भी कर रहा होता विकेट को, तो मान लो ये विकेट है मेरे, ठीक है, ये 3 विकेट है मेरे, बॉल यहाँ पे हिट कर रही है 50% से कम, आधी बॉल जो वो यहाँ पर है, ये मेरा थंब है, ये आधी बॉल यहाँ पर है, ठीक है। अब अगर आप विकेट को जितना हिट कर रहा है, चाहे 10% हिट कर रहे हो, उसको भी आउट मानोगे ना, तो मतलब ये थंब तक आपका विकेट बड़ा हो गया। हाँ, आई होप समझ में आ रहा है इसका मतलब। बेसिकली क्या है कि अगर मान लो, अब मैं इसको और कैसे समझाऊं? सी बेसिक द पॉइंट इज कि जो भी विकेट का डंडा है, अगर हम कह रहे हैं कि 10% से कम लग रहा है उसके अंदर, तो मतलब वो विकेट और बड़ा हो जा रहा है। बेसिकली 90% जो बॉल बची हुई है विकेट के बाहर जो हिट कर हाँ। रही है, क्योंकि एक्चुअली में हो सकता है कि जो 10% हिट कर रही है वो भी हिट ना कर रही हो, तो बेसिकली आपने 90% जो विकेट की वो चौड़ाई बढ़ा दी, नॉट फ्रॉम जस्ट दिस साइड, यहाँ से ही बढ़ेगी, यहाँ से ही बढ़ेगी, और ऊपर से ही बढ़ेगी। तो मतलब आपका विकेट का जो साइज है वो ओवरऑल ही बड़ा हो गया, अब नॉर्मली बड़ा हो गया है, विच मीन्स कि बैट्समैन के लिए अब और बुरा हो गया है, बिकॉज अब और ज्यादा चांस है एलबीडब्ल्यू होने का। एंड द पॉइंट इज कि अगर ये चीज एक्चुअली में ऐसी मानी जाएगी, तो दैट विल मीन कि अगर बॉल थोड़ी सी भी साइड से जा रही है विकेट की, तो दैट मीन्स कि तो आउट हो गया, आउट ही हो रहा है, जो कि एक्चुअली में शायद लग भी नहीं होगी। हाँ, अब सर हरभजन को ये बात समझ में नहीं आ रही है। एंड वॉट इज मोर पथेटिक इन दिस सिचुएशन इज ही इज रिप्लाइंग टू एवरी मैन। ग्राहम स्मिथ ने कहा कि वैंडर डसन के साथ भी ये चीज हुई थी, जहां पे वो एक्चुअली में नॉट आउट था, बट अंपायर कॉल पे फिर जो है वो आउट दे दिया गया। फेयर, क्योंकि रूल है तो रूल है, राइट। तो तब तो आपने कुछ नहीं बोला। तो हरभजन सिंह वहां पे कह रहे हैं भाई कि मैं तो मानता ही हूँ, इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ कि ये तो टेक्नोलॉजी में ग्लिच था, इन लोगों ने जानबूझ के उसको आउट दे दिया ताकि अंपायर बुरा ना लगे। भाई ये ट्वीट करा है। डू यू रियली हैव द ऑडेसिटी टू से दिस ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म कि अंपायर को अच्छा दिखाने के लिए उन्होंने, आईसीसी ने चीटिंग करी एक तरीके से, कि उन्होंने जानबूझ के रिजल्ट चेंज कर दिया। ये बदतमीजी है बॉर्डर लाइन। और 21 साल के एलिगेशन आप लगा रहे हो, आपको क्या रूल नहीं पता है कि क्या होता है रूल? बहुत मुझे मतलब एज एन इंडियन मुझे लगा था मुझे ग्राहम स्मिथ को सपोर्ट करना पड़ रहा है, राइट, एज अपोज टू माई ओन लेजेंड। इट वॉज क्वाइट एम्बैरेसिंग फॉर मी एज वेल, बिकॉज I think it was quite shameful what Harbhajan Singh did. I am not at all in support of what he did, भाई. What do you think about this? मतलब मेरे पॉइंट भी यही होगा, क्योंकि सी अगर वो रूल पूरा रूल ही नहीं समझ पा रहे, मैं I'll just interject for a second. मुझे ऐसा लगता है कि हरभजन सिंह ने या तो मैच नहीं देखा था, हवा में कमेंट कर रहा था, या तो उसका रूल नहीं देखा था। क्योंकि आप हवा में, जस्ट बिकॉज यू हैव प्लेड क्रिकेट फॉर 20 years, इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर रूल पता भी है। आपके रिटायर होने के बाद भी रूल्स आए हैं, और दिस इज वन ऑफ दैट रूल। तो ये कहना कि मैंने 20 साल क्रिकेट खेला है मुझे सब पता है, क्या बकवास है भाई। नहीं, एंड मेरे लिए बेसिकली जो सरप्राइजिंग चीज़ वो ये है कि इट्स नॉट लाइक कि अंपायर्स कॉल अभी अभी आया है, अंपायर्स कॉल काफ़ी टाइम से है। तो ये एकदम से ही इसी मैच में एकदम से यहाँ की ये चीज़ क्यों उठाई जा रही है? सडनली अंपायर्स कॉल एकदम से इतना बड़ा ग्लिच कैसे हो गया? और सिर्फ इस मैच में भी नहीं, सिर्फ शामजी के विकेट पे क्यों, वैंडर डसन के टाइम पे क्यों नहीं ट्वीट कर रहा हरभजन सिंह ने? राइट, तब सो रहे थे क्या? तो आई थिंक इट वॉज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल टू दी साउथ अफ्रीकन टीम एज वेल, एंड द टाइमिंग ऑफ इट। अब मुझे पता है इसमें लोग बहुत पॉलिटिकल हो जाएंगे कि पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो भी है। इट्स नॉट इवन अबाउट दैट। मतलब मेरा पॉइंट बस ये है कि एकदम से सडनली ये चीज़ क्यों उठ रही है। मतलब मैं तो कहूँ पॉलिटिक्स में तो हम जाएंगे ही नहीं, ठीक है, वो उसके लिए तुम अलग पॉडकास्ट देखो, पॉलिटिकल पॉडकास्ट देखो। आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू दैट मैटर। द पॉइंट इज द मोमेंट ऑफ क्वेश्चनिंग दिस लॉ इज इन इट सेल्फ वेरी क्वेश्चनेबल। क्यों उस टाइम पे ही स्पेसिफिकली इनकी आंखें जागी कि ये ऐसे कैसे हो रहा है ये? अभी उसके बाद कितने लोगों ने एक्सपोज करा ट्विटर पे। 2021 का जो WTC फाइनल था, उससे विराट कोहली अंपायर कॉल के चक्कर में आउट हुआ था, और नहीं, विराट कोहली शायद रोहित शर्मा आउट हुआ था, एंड विलियमसन अंपायर कॉल के चक्कर में बच गया था। ओके, और उसमें अंपायर कॉल सिर्फ विकेट पे हिटिंग नहीं, इम्पैक्ट का भी अंपायर कॉल था, दोनों अंपायर कॉल थे, बट उसमें बच गया वो। तब तो हरभजन सिंह ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसने अपने आर्गुमेंट का लॉजिक क्या दिया है कि कल को इंडिया के साथ ऐसा होगा तो इंडिया हार जाएगी। तो भाई इंडिया ऑलरेडी एक WTC फाइनल हार चुकी है। हाँ। तब क्यों नहीं बोला भाई? ये तब रूल नहीं पता था। अभी किसी ने बताया है क्या? आई थिंक अ वेरी डम मूव, राइट, सैड टू से दिस बट अ वेरी डम मूव। पीपल शुड नॉट सपोर्ट दिस, डोंट एंटरटेन सच, आई डोंट नो भाई गिमिक है क्या है ये, क्या सोच के बोला है, एकदम से जागे हैं। मुझे बहुत बेवकूफ़ी लगी है, मैं तो इतना ही कहूँगा इस पर, और क्या ये रैंट करूँ। मतलब
जितना बोलो उतना कम है भाई. मैं तो बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ बट कैमरा में बोलूंगा नहीं. बट आई थिंक दैट इज माई ओपिनियन एंड आवर ओपिनियन ऑन हरभजन सिंग्स controversy. Would request anybody and everybody to not support this because this is utter crap, to be very honest. but ठीक है, यहाँ से मूव ऑन करते हैं. लेट्स गो टू फुटबॉल नाउ. 2 बड़े मैचेस हमें डिस्कस करने जिनका प्रीव्यू हमने करा था और जिनकी प्रेडिक्शन तुमने करी थी. लेट्स गो भाई. दोनों मैचेस की तुमने प्रेडिक्शन सही कर दी है. तो क्या हुआ मैचेस में, बता दो भाई. एल क्लासिको की बात करते हैं पहले, क्योंकि आई थिंक फुटबॉल का सबसे बड़ा मैच, मतलब आई नो चैंपियंस लीग फाइनल होते हैं, जो भी फाइनल्स होते हैं, बट अगर हम लोग लीग मैचेस की बात करें तो इट डज नॉट गेट बिगर देन दिस. एल क्लासिको इज द गेम भाई साहब. एंड आई थिंक ये मैच डिलीवर करा भी उस लेवल पे, क्योंकि काफी ज्यादा एंटरटेनिंग मैच था. लेट्स स्टार्ट विद द लाइनअप, क्योंकि यहाँ पे उनकी भी टीम है, हमारी भी टीम है, तो हम लोग आपस में डिस्कस कर सकते हैं चीज़, क्योंकि दोनों ने मैच देखा था. मैं अपने लाइनअप से पहले चीज़ बताता हूँ कि मुझे क्या चीज़ पसंद नहीं आई. देयर वर 3 पॉइंट्स बेसिकली, जो कि मैंने अपने प्रीव्यू में भी ये चीज़ कही थी. First of all, why was Alaba given a start over Nacho when Nacho has been performing so well for you? And we kind of saw him falter in the first goal. हाँ, right. वो दिख गई वो चीज़. तो I don't get why कि किस बेसिस पे आपने Alaba को स्टार्ट कराया गया था. First that. Second, why was Mendy starting? Throughout the match जितनी भी देर वो खेला था, हमने कंटिन्यूसली चीज़ देखी कि Mendy पहली बात तो डिफेंड भी कुछ खास नहीं कर पा रहा. सेकेंडली अटैक में तो भाई एकदम डेड है भाई साहब. वो लगातार बैक पासिंग चलती है उसकी. मतलब आपके उस साइड पे जहां पे आपको जाना है वहां पे अराहो है. यू कैन लिटरली टीम अप विद विनीशियस जूनियर एंड अटैक दैट जो भी विंग है आपका, क्योंकि अराहो है वहां पे. तो आप थोड़ा फायदा उठा सकते हो, क्योंकि ही इज नॉट अ नेचुरल विंग बैक. तो यू कुड हैव क्लियरली टीम अप जो भी कहते हैं उसको विनीशियस जूनियर के साथ, और उस अटैक कर सकते थे उस फ्रंट को. और उस चीज में मुझे दिख गई वो कमी कि फ्रैन गार्सिया स्टार्ट करता तो कितना बेटर होता. अगर कामाविंगा जैसा प्लेयर जो कि अभी लिटरली टीनेजर है, वो बंदा आके आप, क्योंकि आप थोड़ा एक्सपीरियंस प्लेयर हो, आपसे बेटर परफॉर्म कर पा रहा है आपकी ही पोजीशन पे, जो कि उसकी नेचुरल पोजीशन है भी नहीं. True. तो दैट जस्ट टेल्स यू कि आप कितने गंदे हो भाई इस टाइम पे. एंड मैं बहुत टाइम से मेरा स्टांस ये है, जब हम लोग जीते थे मंडी के साथ, मैंने तब भी ही स्टांस रखा था, ही इज नॉट मड्रिड लेवल भाई. तो जो भी बंदा उसको सपोर्ट कर रहा है, इफ ही थिंक्स दैट ही शुड बी द मेन स्टार्टर, ही शुड नॉट बी द स्टार्टर भाई. चाहे फ्रैन गार्सिया बहुत गंदा परफॉर्म कर रहा हो, ही शुड नॉट बी द स्टार्टर. एंड जो फाइनल चीज थी जो कि मेरे को गंदी लगी, वो यही थी कि रॉड्रिगो को क्यों स्टार्ट कराया गया. सेकेंड हाफ में अल्टीमेटली होजेलू आता है, एंड वी ऑल क्लियरली सॉ कि कितने बेटर हो गई थी रियल मैड्रिड उसके आने के बाद. क्योंकि विनीशियस को मैं ये कहूंगा, क्योंकि विनीशियस पे भी काफी मेरा कंट्रोवर्शियल टेक है इस गेम पे. भाई आई वुड लव टू डिस्कस हिम आल्सो, क्योंकि विनीशियस एटलीस्ट ट्राई करता है. ही इज दैट पर्सनालिटी जो कि ट्राई करता रहेगा. रॉड्रिगो तो एब्सेंट लग रहा था गेम में भाई. तो आपने क्या सोच के उसको स्टार्ट कर रहे हो जब उसका सीजन अच्छा नहीं जा रहा है, डिस्पाइट बीइंग गिवन स्टार्ट्स कंटिन्यूसली उसको स्टार्ट्स मिल रहे, तब भी वो नहीं खेल पा रहा. What was your problem जो भी लाइनअप था? मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं तो बहुत एक्साइटेड था पर्सनली, बिकॉज मैं गॉर्डियोला का फैन हूँ. एंड मैं ई फुटबॉल में भी जब खेलता हूँ तो 3-4-1 खिलाता हूँ. कई लोग कह रहे हैं कि ये 3-5-2 है, 3-4-2-1 है. बेसिकली क्या है यहाँ पे भाई, मैं एक्सप्लेन करता हूँ सेटअप एज आई सॉ इट. 3 सेंटर बैक्स थे यहाँ पे, अराहो, क्रिस्टेंसन और अपना इनिगो मार्टिनेज. ठीक है, और ये सेटअप भी ना बड़ा इंटरेस्टिंग था, बिकॉज सिर्फ बोल देना 3-2-4-1 इज नॉट इनफ. इसका अटैकिंग हाफ में क्या था पोजीशन में, फॉर्मेशन, और व्हेन डिफेंडिंग क्या था सिस्टम, बहुत फर्क है दोनों में. तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा, एंड व्हाई आई एक्चुअली वाज काइंड ऑफ डिगिंग इट. ओके, 3 सेंटर बैक्स मैंने बता दिए. उसके आगे एक डबल पिवट था गुंडोगान और गावी का. उसके सामने 2 अटैकिंग मिडफील्डर्स थे, लेफ्ट साइड पे फीलिक्स और राइट साइड पे अपना फर्मिन लोपेस. उनके बगल में 2 विंग बैक्स थे, एलएम और आरएम कह सकते हो तुम, अपना बाल्डे, और राइट साइड पे कैंसेलो, और सामने एक स्ट्राइकर था फरान टोरेस. ठीक है, तो ये 3-2-4-1 की फॉर्मेशन है जो कि सिटी खिलाती है आजकल. ये फॉर्मेशन मतलब ये सिस्टम इस फॉर्मेशन में तब था जब बासा पोजीशन में होती थी, जब अटैक कर रही होती थी. जैसी बात डिफेंस करने की होती थी, ये 3-2-4-1 एकदम से 4-4-2 में शिफ्ट हो जाता था. जहां पे हम देखते थे कि अराहो जो राइट बैक बन जाता था, राइट, अपना बाल्डे जो लेफ्ट बैक बन जाता था, इनिगो मार्टिनेज और क्रिस्टेंसन 2 सेंटर बैक हो जाते थे. फिर राइट साइड पे, राइट मिड पे कैंसेलो, और लेफ्ट मिड पे जॉ फीलिक्स आता था. बीच में गुंडोगान और गावी होते थे, और सामने सेकंड स्ट्राइकर फर्मीन लोपेस था, और ऊपर अप टॉप फरान टोरेस था. राइट, तो जॉ फीलिक्स वाज एक्चुअली द वन हु वाज गोइंग डाउन टू द लेफ्ट मिड पोजीशन, क्योंकि वो लेफ्ट साइड पे स्टार्ट कर रहा था एज अपोज टू फर्मीन लोपेस. तो ये जब डिफेंसिव ट्रांजिशंस में होती थी टीम, तो 4-4-2 बन जाती थी. इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग सेटअप अकॉर्डिंग टू मी. एंड इसके पीछे मुझे 2 रीजन लगते हैं प्राइमरीली व्हेन गोइंग फॉरवर्ड.
3-4-1 का रीजन क्या लगता है मुझे, मड्रिड गोइंग विद अ डायमंड इन द मिडफील्ड, मतलब 4 लोग होने वाले हैं आपके पास, एंड रॉड्रिगो को खिलाने का मुझे लगता है लॉजिक ये था कि एज कम्पेयर टू होजेलू ही विल ड्रॉप मोर ऑफन टू ऐड नंबर्स इन द मिडफील्ड, तो बेसिकली 5 हो गए. बार्सा इज अ टीम दैट लाइक्स टू डोमिनेट द मिडफील्ड, तो नंबर्स कैसे ऐड करेंगे, 3-4-1 खिला दिया, 6 लोग हो गए आपके पास मिडफील्ड में, तो आउट नंबर कर दिया रियल मैड्रिड को. एट द सेम टाइम रियल मैड्रिड एक डायमंड फॉर्मेशन खिलाती है, विंग्स पे ज़्यादा हेल्प नहीं मिल रही, विंगर्स नहीं खिला रहे, तो यू वांट टू एक्सप्लॉइट द विंग्स, तो 3-4-1 के चलते हुए 6 मिडफील्डर्स भी बन गए और LM और RM की वजह से विड्थ भी मिल गई. आई थिंक दोनों एक तीर से 2 निशाने लग गए थे इस फॉर्मेशन के थ्रू, विच इज़ वाई आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू सी दिस फॉर्मेशन. एंड जो चीज़ मैं कह रहा हूँ एग्जैक्टली वो इम्प्लीमेंट करी भी फर्स्ट हाफ में, विच इज़ वाई वी लुक्ड सो गुड भाई. इफ यू टॉक अबाउट द फर्स्ट हाफ, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट योर परफॉर्मेंस? भाई स्टार्ट तो बहुत ही गंदा था आई वुड से, क्योंकि वो 6 मिनट पे गोल आ गया था अपना गुंडोगान का. एंड वन सेकंड एलेबा क्या कर रहा था उस टाइम पे, एंड रूडिगर भी क्या देख रहा था. मेरा पॉइंट ये था कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज कंप्लीटली एंग्री ऑन रूडिगर, क्योंकि मैंने उस टाइम पे एलेबा का वो प्रॉपर्ली देखा नहीं था स्लो मोशन में. रूडिगर चल रहा था भाई. चुआमेनी ने जो भी इंटरसेप्ट किया, आई वुड नॉट ब्लेम चुआमेनी एक्चुअली में, क्योंकि उसने इंटरसेप्ट करी थी बॉल. इट वाज द ड्यूटी ऑफ द सेंटर बैक्स टू क्लियर द बॉल. वहां पे एक तो रूडिगर जस्ट साइड में था चुआमेनी के, गुंडोगन आपके पास से भागता हुआ चला गया. आप कर क्या रहे थे भाई वहां पे, लॉस थे क्या उस टाइम पे? चुआमेनी थोड़ी भागेगा कि उसने तो जस्ट इंटरसेप्ट करी, उस पोजीशन में ही नहीं है भागने के. आप क्या कर रहे थे उस टाइम पे? सेकेंडली एल्बा जब बॉक्स में बॉल पहुंचती है, द वन थिंग दैट अ डिफेंडर शुड हैव डन कि वो बॉल क्लियर कर दे. पहली बात तो वो उस टैकल वाले माइंडसेट से आए ना. आप पोजीशन जीतने नहीं जा रहे हो, पोजीशन बाहर मारने जा रहे हो. आपको फर्क नहीं पड़ता आपके पास बॉल आ रही है नहीं आ रही, स्पेशली व्हेन यू आर इन दैट रन ऑफ फॉर्म. जब आपका पूरे गेम्स बहुत गंदे जा रहे हैं, आपको बॉल क्लियर करनी है उस टाइम पे. गेम अभी स्टार्ट हुआ है, इतना बड़ा रिस्क आप ले नहीं सकते. वो उस टाइम पे टैकल मारने जाता है, उसमें भी आई थिंक ब्रिलियंस फ्रॉम गुंडोगान. आई हैव टू अप्रिशिएट इट, क्योंकि ही इज द मैन फॉर द बिग ओकेजंस. हर बड़े मैच में गुंडोगान की प्रेजेंस रहती है. एंड जो रन बनाई उसने काफी कमेंडेबल थी, बिकॉज कई लोग शायद अटेम्प्ट करने जाते भी नहीं. प्लस उसके जो अभी पोस्ट मैच कमेंट्स है वो भी मुझे काफी अच्छे लगे, तो उस पर भी आएंगे हम लोग एंड में. बट जो वो गोल था भाई, गुंडोगान की ब्रिलियंस थी, बट इट वॉज सो स्टूपिड एंड सो क्लमजी बाय मड्रिड डिफेंडर्स. दोनों ही मड्रिड डिफेंडर्स जो थे मेन अपने सेंटर बैक्स, दोनों ही एट फॉल्ट थे. तो दैट जस्ट काइंड ऑफ सम्स अप फॉर यू कि कैसी डिफेंसिवली परफॉर्मेंस रही है हमारी. और उसी के 10 मिनट बाद हम देखते हैं फर्मिन लोपेज ने एक पोस्ट पे मार दिया था शूट, जो कि काइंड ऑफ समड अप द स्टोरी फॉर बार्सिलोना ऑल्सो. इसको भी हम लोग एंड में डिस्कस करेंगे जब पूरा मैच हो जाएगा, कि कैसे दे हैड सो मेनी चांसेस बट दे वर नॉट एट ऑल इफेक्टिव भाई. एंड वहां पे पर्टिकुलरली अबाउट दिस इंस्टेंस, गावी ने जिस तरीके से प्रेस किया था क्रूज को, भाई गावी हैड अ स्टेलर गेम भाई, एंड क्रूज हैड अ हॉरेंडस गेम. हाँ ट्रू. लाइक इन सेइंग दैट हमने देखा है क्रूज कितना प्रेस रेजिस्टेंट होता है. जब आपके पास बॉल आई, इफ यू आर टेकिंग दैट लॉन्ग टू जस्ट रिकॉग्नाइज कि किस बंदे को पास देना है, तो ऑब्वियसली ये चीज होने वाली थी. और गावी तो इस मैच में, लाइक आई हेट गावी सो मच, बट जो फर्स्ट हाफ एंड स्पेसिफिकली आई वुड से पूरे मैच में जैसा भी उस बंदे ने खेला है भाई, ही वॉज द गाय फॉर बार्सिलोना भाई. उसने पूरी मिडफील्ड में लिटरली हर बंदे को प्रेस करने को रेडी था वो बंदा भाई. एंड वेरी ऑनेस्टली इफ आई हैव टू से, मुझे लगा फर्मिन लोपेज आल्सो हैड अ स्टेलर फर्स्ट हाफ. हाँ, राइट. क्रूज को उसने ओन करा हुआ था लिटरली, बिकॉज क्रूज हैपेंड टू बी इन दैट एरिया जहां पे वो फर्मिन लोपेज के अगेंस्ट मैच्ड अप था 1-1. एंड जिस तरीके से इसने लिटाया क्रूज को इतनी बार, और उसका प्रेस एकदम ऐसी रेजिस्टेंट होके बिहेव करा है उसको, बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा मुझे. मतलब फर्मिन लोपेज फर्स्ट टाइम प्लेइंग इन एन एल क्लासिको इन अ बिग गेम, यू डोंट रियली एक्सपेक्ट अ लॉट, बट एट दैट यंग एज जिस तरीके से उसने परफॉर्म करा है, बहुत बढ़िया था. आई डोंट नो व्हाट इट इज़ विद हिम एंड यू नो हिटिंग द वुडवर्क ऑल द टाइम, क्योंकि हमने पहले भी देखा था UCL में ये चीज़ करते हुए. इफ एट ऑल ही वुड हैव कन्वर्टेड, मे बी हम लोग जीत गए होते. बट देन अगेन वट एवर ही डिड, फर्स्ट हाफ में बार्सिलोना वर किलिंग इट भाई, किलिंग इट, लिटरली बता रहा हूँ. क्योंकि रियल मैड्रिड लिटरली हैड 0 शॉट्स ऑन टारगेट. एक तो 2-3 चीज़ जो मैं यहाँ पे कॉल आउट करूंगा स्पेसिफिकली, जो मैंने लिखी है एग्जैक्टली में. फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो क्रूज जो है वो एकदम एब्सेंट था पूरे मैच में, जितनी भी देर वो खेला है. आप एज एन एक्सपीरियंस मिडफील्डर, इट इज योर जॉब टू प्रोवाइड दैट कंट्रोल, स्पेशली जब यू आर बीइंग गिवन द स्टार्ट ओवर मॉडरिच. हाँ, मेन बात, तब आपका वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. नाउ आई वोंट गो आउट टू कॉल आउट क्रूज बहुत ज़्यादा, क्योंकि आई नो की क्वालिटी है उस बंदे में अल्टीमेटली, एंड वो परफॉर्म करेगा ही करेगा. बट इट्स जस्ट दैट कि इस बड़े मैच में व्हेन जो बाकी सारे मिडफील्डर है, सारे यंगस्टर्स हैं, दे आर लुकिंग अप टू यू भाई, आप प्रोवाइड करोगे कंट्रोल. उस चीज़ में एकदम ही लैक कर रहा था क्रूज. तो आई थिंक दैट वाज क्वाइट सैड फॉर मी. सेकेंड इज कि भाई गावी और अराहो की तरफ से जो फाउल्स आ रहे थे, गावी तो पहली बात मैं ये कहूँगा कि क्रूज
विनीशियस हर जगह वो बंदा था, हर किसी में ही फाउल करे जा रहा था, बेलिंगम को कितनी बार फाउल किया है। एंड मैं कॉल आउट नहीं कर रहा हूँ ये फॉल्स, मैं एंड सेकेंडली मैं ये भी कहूँगा कि अराहो के जो विनीशियस पे फाउल्स होते हैं, क्यों विनीशियस इतना ज़्यादा चिड़ा हुआ होता है, और इस चीज़ में आई हैव टू अप्रिशिएट अराहो एज वेल, क्योंकि ये गेम प्लान ही वही है। बॉल आने से पहले इफ यू स्टार्ट पुशिंग दैट गाय धीरे धीरे करके, जो रेफरी की नजर में भी नहीं आ रही बात, बट आप पुश कर रहे हो उसको, थोड़ा राइल अप कर रहे हो उसको। एंड इफ यू नोटिस एक मोमेंट आता है जब वो चाबी से भी थोड़ी बहुत उसकी लड़ाई हो गई थी, राइट। चाबी क्या था कि क्या गिर रहा है भाई, क्या नाटक कर रहा है बार बार। उसके कुछ टाइम बाद ही फिर राहुल उसको लेके लेटा था रेसलिंग करते हैं वहां पे कोने पे। तो आई थिंक वो फॉर श्योर है। बट एक मतलब बारसा का पर्सपेक्टिव देता हूँ यहाँ पे, काफी फैंस ने ये भी कहा है कि पहली बात तो रेफरिंग बहुत गंदी हुई है अगेंस्ट बार्सिलोना, विच वो प्रीव्यू में भी हम लोग कहते हैं कि वो क्या नाम है उसका, गिल मंजानो, वो हमेशा ऐसे ही करता है। Although do you think that is the case? सो मैं वही पुट आउट करने वाला हूँ, लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन दिस एज वेल। कई लोग का ये ओपिनियन है कि कार्वाहाल जैसे जो फाउल्स कर रहा था, कार्वाहाल एंड सम अदर प्लेयर्स शुड हैव गॉटन येलो कार्ड्स इन द फर्स्ट हाफ, बट इट वाज बार्सिलोना जिनको अल्टीमेटली येलो कार्ड्स मिले। एंड अराहो पे जो पेनल्टी का शॉट था, हैव यू सीन दैट? हाँ। नहीं, in my opinion that was a penalty, but मेरा I think we kind of क्योंकि मैंने मैनचेस्टर डर्बी अभी देखा नहीं है, क्योंकि मैं इंडिया का मैच देख रहा था, तो तुम कवर करोगे उसको अभी आगे जाके। बट आई हैव हर्ड कि काइंड ऑफ सेम पेनल्टी मिली है वहाँ पे भी शायद अपने वहाँ पे। हाँ, वहाँ पे सेम पेनल्टी दी, बेसिकली सेम सिचुएशन। आई थिंक अराहो वाला जेन्युइन पेनल्टी नहीं, वो पेनल्टी थी एक्चुअली में। बट मैं ये कहूँगा कि इट वाज नॉट लाइक कि वो दोनों एंड में नहीं हुई थी, क्योंकि वी सॉ कि कार्वाहाल ने काफी ज्यादा रैश फाउल करा था कामाविंगा को, वो भी बॉक्स के अंदर था। तो आई थिंक वो भी एक पेनल्टी शॉट दे रहे थे। कार्वाहाल कह रहा हूँ, अराहो ने कामाविंगा को एक फाउल करा था बहुत तगड़ा वाला, वो भी बॉक्स के अंदर। हाँ, वो मैंने ट्विटर पे देखा कि जो मैड्रिड फैंस है उसी पे रिप्लाई कर रहे थे। हाँ, वो सेम चीज हो रही है। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट थिंक कि रेफरिंग कुछ ज्यादा वैसी टाइप की थी। एंड जस्ट टू पुट इट आउट, चावी ने भी ये कहा कि वी डिड नॉट लूज बिकॉज़ ऑफ द रेफरीज। उसने कहा कि मैंने ड्रेसिंग रूम में सुना कुछ प्लेयर्स कह रहे थे कि पेनल्टी होनी चाहिए थी, बट इट इज नॉट एन एक्सक्यूज। तो पेनल्टी हो या ना हो, आप इस तरीके से तो हार ही नहीं सकते। अच्छा, एक और चीज जो है मैं ये कहूंगा कि आई हैव टू गिव दैट टू बार्सिलोना इज कि इनके जो यंगस्टर्स खेलते हैं ना, वो जान लगाते खेलते हैं, स्पेशली अगेंस्ट क्लासिक, जब क्लासिको होता है। और जब मैं ये कह रहा था कि मैं कॉल आउट नहीं कर रहा अराहू और गावी को, जब वो लोग कंटिन्यूसली फाउल कर रहे थे, बिकॉज क्लासिको है ये, यहाँ पे तो फाउल होंगे ही होंगे। तो आप क्यों छुई मुई बन के बैठे हुए थे? आप क्यों नहीं फाउल कर रहे थे वैसा टाइप के? एंड इन ऑल ऑनेस्टी, रॉड्रिगो, बेलिंगम, ऐसे लोग दे वर घोस्टिंग इन द फर्स्ट। ये तो फाउल इन पे हो रहा था और ये लोग कुछ कर ही नहीं रहे थे भाई। दे वर नॉट द ओनली टाइम इनके ऊपर कैमरा आ रहा था जब इनके ऊपर फाउल हो रहा था। एग्जैक्टली। मैं विनीशियस के लिए फिर भी कहूंगा कि थोड़ा बहुत इन्वॉल्व था राहो के साथ, तो ही वाज इन द मिक्स ऑफ द थिंग्स, ऑल्दो उसके ऊपर भी आएंगे व्हेन ही गेट्स सब्ड ऑफ, राइट। बट बेलिंगम एंड रॉड्रिगो इन पर्टिकुलर भाई घोस्ट कर रहे थे। हाँ, डेफिनेटली। एंड यहाँ से हम सेकंड हाफ पे आते हैं, बिकॉज सेकंड हाफ में भी इनिशियली बार्सिलोना वर मेंटेनिंग दैट टेम्पो, बट फिर सब्स्टिट्यूशंस होने शुरू होते हैं। सबसे पहले तो एक बार मैं विनीशियस के, ऑल्दो थोड़ा बाद में होता है वो, डू यू वांट टू डिस्कस दैट बिफोर? एक तो पहले जो इनिगो मार्टिनेज का हेडर लगता है 50, वो कर लेते हैं डिस्कस, राइट। बिकॉज एक और वुडवर्क लगता है बार्सा की तरफ से, क्या कहें भाई, मतलब आई थिंक it sums up our day. You created better chances, clearer chances, more chances, but were you as effective as Real Madrid? No. What matters in the end is if you are effective with the chances or not. और वही चीज पे तुम अच्छे नहीं थे। तुम 100 chances create कर लोगे, तुम उन्हें convert नहीं कर सकते। There is no point in anything. Right. तो आई थिंक बार्सिलोना के लिए बहुत बड़ा लर्निंग कर्व है कि भाई बड़े मैचेस में ना ये मोमेंट्स वाली बात होती है। तुम वो मर्चेंट बन के नहीं रह सकते कि डोमिनेशन मर्चेंट, पोजेशन मर्चेंट, कि हम ब्यूटी मर्चेंट, कि हम अच्छा खेल रहे हैं फुटबॉल, सुंदर खेल रहे हैं। दैट डज नॉट मीन यू लाइक पीपल ओ यू अ विक्ट्री। एग्जैक्टली। इट इज अबाउट द मोमेंट्स एंड रियल मैड्रिड इज एवरीथिंग अबाउट दैट ओनली। तो क्रेडिट टू देम। वो एक पोस्ट पे चांस आता है जो कि कन्वर्ट हो सकता था, बट फिर सब्स्टिट्यूशंस होते हैं मिडफील्ड में। रोमेयो आता है अपने लिए और मॉड्रिच और अपना कामाविंगा वो आते हैं फॉर रियल मैड्रिड, प्लस होसेलू भी आता है रॉड्रिगो की जगह फॉर श्योर। बट आई थिंक मेन जो चेंज था वो मिडफील्ड में हुआ था। हाँ, राइट, डेफिनेटली। एंड वहां से जो मिडफील्ड का पावर शिफ्ट हुआ है ना फ्रॉम बार्सिलोना टू रियल मैड्रिड, वो आई थिंक गेम चेंजर था मेरे। आई थिंक स्पेसिफिकली दैट, क्योंकि रोमेयो आया, रोमेयो की क्वालिटी प्लस मॉड्रिच आ रहा है, मॉड्रिच की क्वालिटी, जो इतना वास्ट डिफरेंस आपको दिख रहा है। जो चीज क्रूज नहीं कर पा रहा था फर्स्ट हाफ में, मॉड्रिच डिड एग्जैक्टली दैट। बॉल रखो अपने पास, आप प्रेस रेजिस्टेंट भी और बॉल कैरी भी कर सकते हो, तो मॉड्रिच दोनों चीजें प्रोवाइड कर पा रहा था उस चीज में। तो आई थिंक उसका सब्स्टिट्यूशन जब हुआ अंदर, तो दैट वाज द गेम चेंजर फॉर अस। एंड मुझे थोड़ी एक वियर्ड चीज लगी,
कई लोग ना रोमेओ को स्केपगोट बना रहे हैं कि बहुत गंदा मैच था, चलो मैं समझ सकता हूँ, ऑफ कोर्स ही इज नॉट बार्सा क्वालिटी, बट एक बंदे को कॉल आउट करना है बहुत ही डम मूव है मेरे ख्याल से। जो लोग भी ऐसा कर रहे हो तुम बेवकूफ हो, क्योंकि कलेक्टिवली एज अ टीम ऑल्सो हमने ये चीज़ अभी यूसेल वाले जो हमने रिव्यू किया था पिछली बार शाख्तार डोनेट्स्क के अगेंस्ट, तो हमने कहा था कि इट काइंड ऑफ सीम लाइक दे आर सेविंग अप सम फ्यूल फॉर द एल क्लासिको एंड इट मेड सेंस। बट ऐसा मुझे सेकंड हाफ में बारसा से क्यों लगा दोबारा, यहाँ पे तुम क्या अपनी एनर्जी बचा के कर लोगे, इंटेंसिटी क्यों ड्रॉप हुई, मेंटालिटी क्यों चेंज हो गई एकदम से, मुझे समझ में नहीं आया। वो पूरी टीम का हुआ था, वो उसके लिए सिर्फ रोमेओ रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एंड हम देखते हैं कि मैड्रिड काइंड ऑफ स्टार्टेड पुशिंग देम बैक, एग्जैक्टली राइट, एंड दे हैड अ रे ऑफ होप इन देयर हार्ट। वही सबसे ज्यादा मैटर करता है, वो एक अनरियल बिलीफ होता है, और उसी अनरियल बिलीफ के चलते एक अनरियल शॉट लिया बेलिंगम ने, वो क्या ही गोल था वो। आई थिंक वो कुछ एक तो काफी लोग ना इस चीज पे टर स्टेगन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि वो रोक सकता था वो चीज। पता आई थिंक कि इन हाइंडसाइट ऐसे देखने में स्लो मोशन में आप देख रहे हो चीज तो आपको लगता है कि नहीं वो पंच कर सकता था उस चीज को, बट वो जब शॉट एक्चुअली में आ रहा होता है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल कितना अनएक्सपेक्टेड होता है वो शॉट। 30 यार्ड बैंगर मार रहा है कोई बंदा, काइंड ऑफ वर्ड वो जो मेसी ने पीएसजी के अगेंस्ट ही मारा था, वो उसका याद आया था, थोड़ा उसकी याद आई थी मुझे। नहीं, और आई थिंक वो तो और डिफिकल्ट था क्योंकि वो एकदम कोने में ही मारी थी उसने, बट ये क्योंकि वो इतनी दूर से आ रहा है प्लस बॉल इज मूविंग इन द एयर थोड़ी थोड़ी, तो आप क्या सोचो ना टाइम ही नहीं होता, डिस्पाइट आपको देखने में लग रहा होगा कि इतनी दूर से शॉट आ रहा है आपके 70 टाइम आप कूदे क्यों नहीं, बट वो नहीं होता भाई एक्चुअली। मतलब इसका काउंटर पर्सपेक्टिव ये है कि टर स्टेगन ने ये चीज दिखाई है वैसे, लेकिन बड़े मैचेस में टेंडेंसी थोड़ी चोक करने वाली, ओके, एंड द अदर आर्गुमेंट इज कि ही इज अ प्रोफेशनल फुटबॉलर, तो ही इज सपोज्ड टू डू इट। तो आई डोंट नो, मतलब आई एम ओपन टू डिस्कशन ऑन दिस। बट उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बारसा के अंदर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये लोग विन के लिए जा रहे हैं, मे बी इट काइंड ऑफ फील्ड लाइक ये ड्रॉ में खुश है भाई, राइट, और दिस इज अनएक्सेप्टेबल। इनफैक्ट गुंडोगान पे अब आते हैं, बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ही सेड आफ्टर द गेम। आई वाज सरप्राइज कि लोग गुस्सा नहीं है ड्रेसिंग रूम में, एंड ही इज कमिंग फ्रॉम मैन सिटी जहाँ पे गॉर्डियोला है, जहाँ पे हालैंड है, जहाँ पे डे ब्रुयना है, चैंपियंस हैं वहाँ पे, एंड अगर वो ही चीज कह रहा है तो यू हैव टू टेक नोट ऑफ दिस, इट इज अ बिग डील। What do you make of that statement? ये तो उसने पहली बार पब्लिकली आके ये चीज कही, हाँ, बहुत बड़ी बात थी, बिग स्टेटमेंट। प्लस उसने ट्विटर पे जो इस लॉस के बाद बोला था वो भी इतनी ज्यादा शॉकिंग चीज थी। उसने कुछ ऐसे करके आता कि व्हाट एन अननेसेसरी लॉस, कुछ ऐसे करके उसने ये चीज बोली है। अगर वो चीज ये पॉइंट आउट कर रहा है तो ये पॉइंट होगा ड्रेसिंग रूम में। ही इज नॉट दैट गाय जो कि फालतू में आके चीजें कहेगा। कुछ ऐसा ही बोला ना, आई डिड नॉट कम हियर टू लूज दीस गेम्स। हाँ, राइट, ऐसे टाइप के गेम्स में लूज करने नहीं आया हूँ। एंड स्पेसिफिकली जब वो कॉल आउट कर रहा है, उसने पहली बात तो नॉट जस्ट कि वो ऐसे स्केपगोट कर रहा है बाकी लोगों को बस बोल रहा है, उसने कहा कि इसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ एज एन एक्सपीरियंस प्लेयर। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं यंगस्टर्स को बताऊं कि दिस इज नॉट ऑल राइट। जो तुम लोग इतनी आराम से लेके चलो ना कि नहीं हमने अच्छा खेला पर हम हार गए, ये दिस इज नॉट ऑल राइट, आपको जीतना है वो मैच। तो इट इज ऑब्वियसली वेरी नाइस फॉर ऑल बारसा फैंस ऑल्सो कि आपकी टीम में ऐसा कोई बंदा है जो दिस इज व्हाई यू आल्सो अप्रिशिएट गावी सो मच। हाँ, राइट, रोने लग गया था भाई साहब में। लाइक लेट्स जस्ट क्विकली गो थ्रू द सेकंड गोल, उसके बारे में क्या कहना है, देन लेट्स कम टू द अदर टॉपिक्स। सेकंड गोल पे आई थिंक टैपिंगम दिख गया, मॉड्रिच का भी तुक्का, मॉड्रिच का भी, हाँ, वो बॉल रोकने जा रहा था उससे लग के चली गई। मतलब आई थिंक थोड़ा लकी गोल था, बट देन अगेन पूरे मैच में दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई सॉ कि बेलिंगम ने बॉक्स के अंदर एक रन बनाई है। उससे पहले तक कोई रन ही नहीं बना पा रहे थे भाई, उस हद तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे, तो बनाए और फिर गोल आ गया। अल्टीमेटली क्रेडिट तो मैं दूंगा ही बेलिंगम को भाई फॉर बीइंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। अब तो तुम मजाक उड़ा ही नहीं सकते भाई, अब तो चांस ही नहीं है, राइट। तो वो तो फॉर श्योर भाई, द फैक्ट दैट ही इज स्कोरिंग इन एवरी गेम, इट इज अ बिग डील। एंड एल क्लासिको में, पहले एल क्लासिको में 2 गोल मारना अवे गेम में, इससे बड़ा क्या हो सकता है। फुल क्रेडिट टू रियल मैड्रिड। इसके बाद मैं देखता हूँ कि आखिर के 5-10 मिनट में फिर भी थोड़ा बहुत ट्राई करते हैं लोग, लेवेंडोस्की, रफीनिया, यामाल सब आ चुके थे, बट इट नेवर लुक लाइक दे वर गोइंग फॉर द विन भाई। मतलब, और यहाँ पे मैं लास्ट पॉइंट यही इससे से क्लोज ऑफ करूंगा इस रिव्यू को। Even guys like Lewandowski, they look so off right now. Be it mentality wise or on the field performances. पता नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि he's switched off right now भाई। क्या सीन हो सकता है उसके साथ? मतलब आई थिंक अभी इंजरी से आया था, बट द मेन पॉइंट है कि बहुत टाइम से स्विच ऑफ लग रहा है लेवेंडोस्की। और यहीं पे वो वर्ल्ड कप के बाद से भाई क्वेश्चन पूछते हैं कि इज इट द एज या इज इट जस्ट द फॉर्म, जो कि काफी डाइसी क्वेश्चन है या फॉर्म, क्योंकि पूरा साल खत्म होने वाला है, जनवरी में वर्ल्ड कप से आ चुके थे वापस, तो इट इज काइंड ऑफ क्वेश्चनेबल ये सब फॉर्म चल रहा है। प्लस यू आर दैट गाय हु इज सपोज्ड टू बी लीडिंग द लाइन, ऑफ कोर्स। एंड आई थिंक एक जस्ट लास्ट पॉइंट जल्दी से कवर करते हैं इस चीज को। विनीशियस पे क्या कहना है तुम्हारा? हाँ, अरे भाई वो तो भूल ही गए भाई। आई थिंक विनीशियस मेड अ क्लाउन ऑफ हिमसेल्फ। सेम यू हैड अ शिट गेम, ठीक है, यू डिड नॉट, यू आर पॉकेटेड बाय अराउहो,
एंड मैं थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल चीज कहूंगा यहाँ पे, जब ना दुनिया खराब होती है ना तो यू कांट एक्सपेक्ट एवरीबडी टू बी फेयर, ठीक है ना, एंड यू आर नॉट हेल्पिंग योर कॉज एंड योर इमेज बाय योर एक्शंस जो तुमने करे सब ऑफ होते टाइम पे। जो रेसिज्म तुम्हारे अगेंस्ट हो रहा है सब गलत है, बिल्कुल गलत है। आई थिंक कैंप नो में तो, या कैंप नो कह रहा हूं, ओलंपिक स्टेडियम में हुआ भी नहीं है वैसे तो, बट जो तुम कर रहे हो वो भी गलत है। एग्जैक्टली, बिकॉज यू आर अ सॉफ्ट टारगेट फॉर रेसिज्म। ऐसी तुम हरकतें करोगे तो तुम्हें जब लोग टीज करेंगे तो वो रेसिज्म के थ्रू ही करेंगे, वो कुछ और चीज यूज नहीं करेंगे। बेसिकली यू हैव टू रियलाइज दैट द वर्ल्ड इज नॉट फेयर। वर्ल्ड इज नॉट फेयर भाई, वर्ल्ड इज वेरी क्रूअल, स्पेशली टू यू राइट नाउ, एंड द अथॉरिटीज आर नॉट हेल्पिंग यू। तो अगर एंड जो तुम ऐसे मसीहा बने हुए हो कि मैं बहुत ही सत्यवादी इंसान हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाई कराता हूँ ब्राजील में, भाई पहले खुद थोड़ा पढ़ लो और रिस्पेक्ट करना सीख लो क्राउड की। जिस तरीके से सब एंसेलोटी उसको खींच के लेके गया लिटरली, क्या वो रेफरी से भिड़ रहा है, पागल वागल हो गया भाई। आई थिंक ये किसी भी और स्टेडियम में हुआ होता, सेविया वगैरह में, देयर वुड हैव बीन रेसिस्ट चैंट्स, रेसिस्ट एक्शंस। यू कैन नॉट जस्टिफाई रेसिज्म एट ऑल, बट मैं यही कहूंगा कि Vinicius has to be very conscious of his own actions right now. He is not helping his case. Right. लोग तो बेवकूफ हैं ही, तुम बेवकूफ मत बनो। तो मतलब what would you say as a Madrid fan? ये चीज तो मेरी पॉइंट थी, आई थिंक यू कवर्ड इट परफेक्टली। एक और चीज जो थी मेरे दिमाग में वो विनीशियस को लेके ये थी, ऑब्वियसली ही डिड नॉट हैव अ गुड गेम, एंड हमने कंटिन्यूसली चीज देखी कि कैसे राहु उसको सॉर्ट ऑफ पॉकेट कर लेता ऑलमोस्ट हर क्लासिको मैच में। इट इज वेरी रेयर कि विनीशियस कम्स ऑन टॉप ऑफ दैट बैटल। एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम डू यू रियलाइज कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ इस चीज को, फिजिकली वो बंदा मेरे को डोमिनेट कर रहा है, मेरी टीम का गेम भी अच्छा नहीं जा रहा। एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम डू यू रियलाइज कि मैं ये बैटल नहीं जीत पा रहा तो मेरे को किसी और वे में हेल्प करनी है, जस्ट पास इट अराउंड। आप बार बार क्यों ड्रिबल करने जा रहे हो, उससे क्यों पोजीशन लूज करो व्हेन यू नो कि यू एट राइट नाउ यू कांट कम ऑन टॉप ऑफ दैट बैटल। आपको स्मार्ट थिंकिंग चाहिए होती है। इट्स नॉट लाइक कि रोनाल्डो के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो नहीं जा पा रहा किसी। इवन एम्बापे ले लो यार, वर्ल्ड कप फाइनल में क्या हुआ था, नहीं कर पा रहा था वो, तो उसने चेंज कर लिया। तो एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम डू यू रियलाइज कि आप इतने इंपॉर्टेंट हो टीम के लिए, आपको ये अपनी पर्सनल बैटल में नहीं बनना, आपको टीम के लिए खेलना है, आपको रोहित शर्मा बनना है, आपको उस वे में खेलना है। तो ये जो दूसरा एस्पेक्ट था मेरा, ये कवर करने का पॉइंट था। बट नाउ लेट्स कम ऑन टू मैनचेस्टर डर्बी भाई, क्या उसकी भी बात करते हैं। मैनचेस्टर डर्बी भाई क्या हुआ, मतलब आई थिंक सबको पता ही है क्या हुआ, सबको पहले से प्रेडिक्शन भी तुम्हारी सही हो गई थी ना। हाँ 3-0 प्रेडिक्शन थी, वो भी सही हो गई है भाई। आई थिंक क्विकली कमिंग ऑन टू द मैच, मैंने ये चीज ट्विटर पे भी कॉल आउट करी थी, व्हाट गोज इन टेन हैग्स माइंड जब वो लाइनअप्स निकालता है। ब्रूनो को तो बाहर राइट विंग पे डाल दिया। ब्रूनो को मैं बताता हूँ ये पूरा लाइनअप, क्योंकि बहुत ही ज्यादा फनी लाइनअप था, एंड आई थिंक सारे यूनाइटेड फैंस काफी डिसअपॉइंटेड होंगे इससे। ओनाना ने ऑब्वियसली स्टार्ट किया, बाय द वे ओनाना हैड अ बैंगर ऑफ अ गेम, बहुत अच्छा हालैंड का एक जो गोल रोका था, नहीं उससे 2-3 तगड़े सेव करे प्रॉपर। लिंडलॉफ लेफ्ट बैक, रेगियो आपके पास अवेलेबल है, लास्ट मैच अच्छा गया है। एवन स्टार्ट कर रहा है, वेरान आपके बेंच पे है, उसका भी मैच अच्छा गया था। मैग्वायर स्टार्ट कर रहा है, वेरी वेल भाई, स्टार्ट करना चाहिए। डालो स्टार्ट कर रहा है, बढ़िया स्टार्ट करना चाहिए। मैकटोमिनस स्टार्ट कर रहा है, बहुत ऑप्शंस है नहीं, ठीक है समझ में आता है। अमराबाद स्टार्ट कर रहा है, कैसीमिरो इंजर्ड है, ठीक है समझ में आता है। अब पॉइंट आता है, ब्रूनो राइट में स्टार्ट कर रहा है। आपके स्पाइस 3 था, आपके सैंटनी था, क्या सोच के आपने ब्रूनो स्टार्ट कराया वहां पे। बीच में रिक्सन स्टार्ट कराया गया। आपने 100 मिलियन दे के आपने माउंट लिया क्यों है जब आपको खिलाना नहीं है। बाय द वे देयर आर सम रूमर्स कि माउंट और टेन हैग की बन नहीं रही आपस में। अब इसका भी हो गया, इसका तो मतलब मैं ये सोचता कि भाई इसकी तो हर किसी से नहीं बन रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा। वैसे मैं एक बात बताऊं, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर हर ऐसे प्लेयर से नहीं बन रही ना, तो फिर कुछ मैनेजर कुछ है, कुछ हो सकता है, खोट तो है राइट। हॉलैंड आप सामने स्टार्ट करता है, रैशफोर्ड ऑब्वियसली लेफ्ट में। तो आपने क्या सोच के ब्रूनो को राइट में स्टार्ट कराया, मुझे तो ये समझ में नहीं आया। आपका सोल क्रिएटर, आपका प्रोबब्ली द बेस्ट प्लेयर, उसको आप आउट ऑफ पोजीशन खिला रहे हो। एंड व्हाट इज दिस ऑब्सेशन विद प्लेइंग प्लेयर्स आउट ऑफ देयर पोजीशन। यू आर नॉट गार्डियोला, प्लस आपके प्लेयर्स हैं जो खेलते हैं उस पोजीशन पे, उसको खिलाओ ना। जब चीजें नहीं काम कर रही आपके लिए, खिलाओ उस जगह पे। सिटी ने नॉर्मल करा, बहुत ज्यादा कुछ ऐसा खास नहीं था। हालैंड अप टॉप, ग्रीलिश, बर्नार्डो सिल्वा, अल्वारेज और फोर्डर हमारे 4 थे। वही टिपिकल 3-4 में। हाँ, डबल पिवट में रॉड्री और स्टोन्स थे। स्टोन्स आल्सो हैड अ ग्रेट गेम। स्टोन्स भी वही अपना वापस उसी मोड में आ गया था, आगे जाना, आराम से शूट वूट लेना, आ गया था उस मोड में। गॉर्डियोल, डियाज और वॉकर भी था, एंड एडरसन था। आई थिंक प्रेडिक्टेड लाइनअप भी हमारी ऐसी थी ना। 5th मिनट के में ही फोर्डन का एक हेडर आता है, वो बहुत ही ज्यादा तगड़ा सेव करता है ओनाना, बट जो फॉलो अप होता है वो हालैंड का होता है। बट वो फिनिश नहीं कर पाता उस चीज को। ओके, लाइक बहुत ही क्लोज आ गए थे, ऑलमोस्ट गोल लाइन तक आ गई थी बॉल, पर वो फिनिश ऑफ नहीं कर पाया उस चीज को, क्योंकि उन्होंने ने हाथ लगा दिया। तो स्टार्टिंग से ही आई वुड से पूरे फर्स्ट हाफ पे इट वाज नॉट लाइक कि
सिटी का आउट एंड आउट डोमिनेशन था। पोजीशन में ये अराउंड 60 समथिंग पोजीशन डोमिनेट कर रहे थे, बट अटैकिंग वाइज नॉट इन टर्म्स ऑफ द चांसेस क्रिएटेड, क्वालिटी ऑफ चांसेस क्रिएटेड, बट जस्ट इन द टर्म्स ऑफ कि आप फाइनल थर्ड में एंटर कर रहे हो, आप थोड़े थ्रेटनिंग लग रहे हो। यूनाइटेड भी लग रही थी, इट वॉज नॉट लाइक कि नहीं लग रही थी, आउट एंड आउट डोमिनेशन नहीं था। उसके बाद आई वुड से कि जो पेनल्टी आती है हालैंड की, उसको भी एक्सप्लेन करते हैं भाई, जो कि अभी हमने एल क्लासिको की बात करी। पहली बात तो गेम कंटिन्यू हो जाता है, बाद में रॉड्री कंप्लेंट करता है, फिर वो चीज़ वापस आती है। अच्छा, हाँ, क्रॉस आता है, भाग रहा था रॉड्री अपना हेडर मारने के लिए, पूरा गुच्छा भाग रहा था आगे, रॉड्री जा रहा होता है, हॉलैंड कुछ उसकी पीछे से पकड़ के उसको खींच के गिरा देता है। वेरी ऑब्वियस फाउल, एंड जरूरत थी नहीं करने की। पहले मैकटोमिने कर देता है कभी कभी, इस बार हॉलैंड ने कर दिया। वेरी ऑब्वियस पेनल्टी होनी थी, एंड ऑब्वियसली हालैंड मेड नो मिस्टेक। हालैंड का भी भाई जो फॉर्म चल रहा है, उसका इस मैच में भी उसकी ब्रेस आती है, तो ऑब्वियसली इट इज वेरी गुड फॉर सिटी। ही इज कमिंग बैक भाई। अभी यंग बॉयज के अगेंस्ट 2 गोल मारे थे। 2 गोल मारे थे, इसमें 2 गोल मारा, एक असिस्ट भी दिया। ओह हाँ, तो एक थोड़ा प्ले मेकर हालैंड, राइट, मेसी से थोड़ा जेलस हो रहा है बैलन डॉर के पहले। एंड थ्रू आउट द फर्स्ट हाफ आई वुड से कि थोड़े ब्रेक थ्रूज थे यूनाइटेड के, बट वो एक कॉन्क्रीट चांस नहीं बन पाया यूनाइटेड का। इनफैक्ट एक हाफ टाइम से जस्ट पहले मैकटोमिने शूट लेता है, वो भी मतलब उसने चेस्ट कंट्रोल करी और बॉल डायरेक्ट शूट मार दी, समहाउ अच्छी चली गई, बट एडरसन ने वो चीज सेव कर ली। एंड एक वो जो मैंने सेव दिखाया था हालैंड का, अरे भाई वो तो फ्री हेडर था भाई साहब, उसको जो सेव करा है उनाना ने। व्हाट डू लाइक, यू कांट रियली ब्लेम हालैंड इन दैट। हाँ, नहीं उसने तो खाली सही मारा था, क्रेजी सेव भाई। वो जो डाइव मार के उसने रोक लिया भाई, वो क्या ही था। बहुत पावरफुल हेडर भी था भाई, इट वाज नॉट लाइक कि बहुत इजीली मार दिया। उनाना फाइनली कमिंग बैक हाँ, राइट, इनटू हिज एलिमेंट्स। लास्ट मैच के बाद से जब पेनल्टी रोक ली, उसके बाद से इट इज हैप्पी, वेरी हैप्पी टू सी दैट। सेकंड हाफ पे आते हैं। सेकंड हाफ में माउंट आ जाता है अमराबाद की जगह, तो एक थोड़ा सॉर्ट ऑफ अटैकिंग सब्स्टिट्यूशन होता है ये। फिर 50th मिनट पे हालैंड एक और गोल मार देता है, जो कि एक क्लियरली ओपन हेडर मिलता है। वो भी इतनी इजीली यूनाइटेड डिसमेंटल हो जाती है, इतनी इजीली ओपन अप हो जाती है यूनाइटेड। टिपिकल वो 1-2 पासेस, जो वो नहीं था, जैसे विंगर है उसके पास बॉल आई, फुल बैक ने रन निकाली पीछे से, एंड जो यूनाइटेड का फुल बैक है वो आपको ही देख रहा है, तो उसने बॉल आगे मार दी, तो उसके बाद उसने क्रॉस कर दी बर्नार्डो सिल्वा ने, और इट वाज अ फ्री हेडर फॉर हालैंड। अच्छा, वो पीछे से चुपचाप फुल बैक निकल गया, हाँ, आगे निकल गया और उसने बॉल दे दी चुपचाप, तो बस ओवरले पास कर दिया। हाँ, वो जो हर बार ही होता है यूजुअली। तो बहुत इजीली हेडर मिल गया हालैंड को, बट क्रेडिट टू दैट ऑब्वियसली कि उसने स्कोर कर दी वो चीज़। उसके बाद हम लोग आते हैं रैशफोर्ड के पास एक चांस आता है 70th मिनट पे। उसका भी यही था कि लाइक आई वुड से कि जो पूरे सेकंड हाफ में एक जो अच्छा चांस आया था वो रैशफोर्ड का ही था। हाउ डिड ही प्ले इन दिस गेम? भाई ही वाज ओके, नॉट गुड नॉट बैड। अभी उससे टेन हाग से पूछा गया था कि आप रैशफोर्ड के पूरे परफॉर्मेंसेस के बाद भी उसको क्यों खिला रहे हो, तो उसने कहा कि मैं उसको खिलाऊंगा ही खिलाऊंगा, आई हैव फेथ इन हिम। खिलाओ भाई। तो ये इज इट फेवरेटिज्म और व्हाट भाई, मतलब मेरे को तो समझ में नहीं आता। टू सम पॉइंट तो फेवरेटिज्म होगा ही होगा। मतलब एवरी मैनेजर के कुछ ना कुछ फेवरेट्स होते हैं, बट एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम डू यू रियलाइज कि इट्स नॉट वर्किंग आउट फॉर यू। आपको उसका ही करियर बचाना है, अपना भी बचाना है, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद हालैंड का 70 जस्ट आफ्टर दैट रैशफोर्ड चांस, एक चांस बनता है 1v1, वो हालैंड मिस कर देता है यार। अच्छा, तो हैट्रिक हो सकती थी। वही थोड़ा दुख है कि हैट्रिक हो सकती थी। उसके बाद अराउंड द 75th मिनट मार्क रेगियो और गर्नाचो आ जाते हैं इन प्लेस ऑफ हॉलैंड एंड लिंडलॉफ। दैट मीन्स कि गर्नाचो लेफ्ट विंग पे हो जाएगा, लिंडलॉफ की जगह ऑब्वियसली लेफ्ट बैक पर रेगियो हो जाएगा, एंड रैशफोर्ड जो है वो सेंटर फॉरवर्ड बन जाएगा। अच्छा, ओके। तो उसने इस बार मतलब थैंकफुल टू टेन हैग कि उसने राइट विंग पे शिफ्ट नहीं करा अल्टीमेटली। तो उस चीज़ के लिए आई एम वेरी हैप्पी। फिर उसके बाद जब ये जो सब्स्टिट्यूशंस हो रहे थे, द पहली बार इन ओल्ड ट्रैफर्ड टेन हैग गॉट बूड है, पहली बार। तो मैं यही कह रहा था कि सूनर और लेटर जो मैच डे गोइंग फैंस हैं, सिर्फ ट्विटर वाले भी नहीं, अगर आप डार्बी हार रहे हो इस वे में, जब आपकी गलती कि आपने लाइनअप कैसा उतारा था, सारे फैंस गुस्सा हैं आपसे, उसके बाद आप इतनी लेट सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, देन ऑब्वियसली यू विल गेट बूड, एंड इट इज अ वेरी बिग डील कि अगर कोई मैनेजर बू हो रहा है अपने स्टेडियम में। कब सब्स्टिट्यूशंस उसने करें? 75th मिनट मार्क पे, लास्ट के। अच्छा, यूजुअली वी हैड ऑब्जर्व्ड इन द प्रीवियस पॉडकास्ट आल्सो कि 60th मिनट के आसपास सब्स्टिट्यूट कर देता है, तो इतना लेट क्यों करा इस बार? मतलब आई डोंट गेट व्हाई कि इसके, क्योंकि काफी चीजें मुझे समझ में नहीं आई। मैच से पहले भी इसके जो डिसीजंस थे लाइनअप में, प्लस इन गेम मैनेजमेंट वाज आल्सो वेरी बैड। कितनी लेट सब्स्टिट्यूशंस कर रहे हैं आपने अल्टीमेटली। तो मतलब आई डोंट गेट व्हाई कि क्या चल रहा है टेन हैग के दिमाग में भी, क्योंकि कैसे भी करके आपको विंस निकालने हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। जो प्लेयर्स परफॉर्म करें उनको स्टार्ट कराओ, वेरी बेसिक, जो कि सारे मैनेजर्स करते हैं जब वो एक ट्रबल सम पीरियड से जा रहे होते हैं। तो उसने मना कर ही दिया ना, रैशफोर्ड को तो कराएगा ही स्टार्ट, गर्नाचो तो स्टार्ट करेगा नहीं। करो हारो भाई, हारो बढ़िया। गर्नाचो ने कैसा खेला?
आई थिंक गर्नाचो इस उतना टाइम ही नहीं था कि वो प्रॉपर्ली सेटल हो पाता 10-15 मिनट आखिरी के। हाँ, क्योंकि बॉल तो ऑब्वियसली सिटी रखती है, तो ऐसा हाउ वाज ब्रूनो? ब्रूनो वाज वेरी बैड, नॉन एग्जिस्टेंट, एब्सेंट, अच्छा, बिल्कुल ही मतलब दिख ही नहीं रहा था गेम में, वैसे टाइप की परफॉर्मेंस थी उसकी। बट वुड यू ब्लेम नहीं करूंगा, टेन हैग को करूंगा मैं। क्यों खिलाया राइट विंग पे जब आपको पता है नहीं खेल पा रहा हो राइट विंग पे, तो क्यों खिलाया आपने उसको वहां पे? आपका सोल क्रिएटर, आपका मेन प्लेयर जो कि गोल्स भी लाता है, असिस्ट भी लाता है, आपने उसको ही कहीं और खिला दिया। आप रैशफोर्ड के पीछे पड़े हो जो कि कर ही नहीं पा रहा परफॉर्म। तो इट इज, आई थिंक दिस लॉस इज जेन्युइनली ऑन टेन हैग, क्योंकि सारे प्लेयर्स, एक तो आप हर प्लेयर को इधर उधर खिलाते रहोगे ना, हर मैच में चेंज करते रहोगे, तो वो खुद भी कंफ्यूज हो जाएगा भाई, मेरा किस रोल में, किस पोजीशन पे क्या रोल है। सबकी हर पोजीशन की फिक्स्ड होता है ना कि ये रन्स बनाऊंगा मैं, ऐसा प्ले क्रिएट करूंगा, वही चेंज करते जा रहे हो। बट हाउ वाज द डिबेट बिटवीन हॉलैंड एंड हालैंड? ऑब्वियस भाई, आई थिंक क्या डिड ही हैव अ बैड गेम? मतलब आई वोंट से बैड गेम, देयर वर अ कपल ऑफ ब्रेक थ्रूज जहां पे हॉलैंड अपनी ब्रिलियंस से कुछ कर सकता था, बट वही बात है कि मे बी वी आर एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम हिम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। हालैंड इज हालैंड ऑब्वियसली। एक जो लास्ट गोल आता है जो कि फोर्डन का आता है, उसमें रॉड्री आउटसाइड द बॉक्स शूट लेता है, काफी पावरफुल होती है, तो उन्होंने कैच नहीं कर पाता उसको, थोड़ा स्पिल कर देता है। ये भी रॉड्री से एक्सपेक्टेड है आज। हाँ, एक्सपेक्टेड है। हालैंड के पास बॉल आती है, ही कुड हैव टेकन अ शॉट एंड शायद गोल भी हो जाता वो, बट वो वेरी अनसेल्फलेसली उसने पास करा। सेल्फलेसली उसने पास कर दिया फोर्डन को, जिसके लिए टैप इन गोल हो गया। तो वहां पे एक थोड़ी अच्छी मेसी से सीख रहा है। हाँ, मेसी से सीख रहा है भाई। बैरनडोर के लिए कुछ भी, बैरनडोर भी आज ही है भाई रात को, देखते हैं क्या। अच्छा, हाँ, अभी कुछ घंटे में होने वाला होगा। राइट, चलो भाई। तो एक जो मैं बताऊं कि जो सिटी का सेकंड हाफ कितना डोमिनेंट था ओवरऑल, क्योंकि फर्स्ट हाफ जैसा था आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यूनाइटेड थोड़ा तो बेटर करेगी। सो सिटी वर इवन बेटर इन द सेकंड हाफ। हाँ, सेकंड हाफ में और बेटर। दिस इज अ पैटर्न दैट वी डोंट यूजुअली सी ऑफ लेट फ्रॉम सिटी इन प्रीमियर लीग। एंड द ओवरऑल स्टैट्स सीम सो अब्सर्ड कि यूनाइटेड ने टोटल पूरे गेम में 7 शॉट लिए थे, और सिटी की ओवरऑल गेम में 10 शॉट तो टारगेट ही थे। टोटल शॉट 21 लिए थे उन्होंने। 3 टाइम्स। हाँ, तो इतने ज्यादा लेवल का डोमिनेशन था इनका। बट चलो भाई, आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशंस रहे, काफी सारे मैचेस कवर कर लिए। अगले पॉडकास्ट में मैं बैरनडोर के ट्रॉफी के साथ बैठूंगा इन ऑनर ऑफ लियोनेल मेसी, जो कि मोहित के बगल आपको दिख रही होगी ट्रॉफी। बट तब तक के लिए भाई, मेक श्योर टू लाइक दिस पॉडकास्ट, सब्सक्राइब कर दो चैनल के लिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। बाकी जो आपके लिए आई थिंक जो नेक्स्ट वीडियो होनी चाहिए विच विल बी बेस्ट फॉर यू, वो मोहित आपको दिखा देगा। वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी, तो आप इसको भी चेकआउट करिएगा और कमेंट से बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।